मजाक की बात है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मोटा और तोंद वाला कहकर बिना जरा भी रहम किए छोड़ दिया। किसे पता था कि 7 साल बाद हमारी मुलाकात मेरी ही क्लिनिक में होगी। डॉक्टर मू, यहाँ एक और मरीज है, क्या आप इसे भी देखेंगे? मैंने समय देखा, अभी भी एक मरीज बाकी था। ऑफिस का समय तो खत्म हो गया है। असिस्टेंट ने थोड़ा संकोच से कहा, मैंने भी इन्हें कल आने को कहा था, लेकिन ये कह रहे हैं कि दांत का दर्द बिल्कुल सहा नहीं जा रहा। पूछ रहे थे कि अगर थोड़ी मदद हो जाए। मैंने आधा उतार चुका सफेद कोट फिर से पहन लिया। उन्हें अंदर भेज दो, पहले देखता हूँ क्या समस्या है। बहुत बढ़िया डॉक्टर मू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मेरी बात सुनकर असिस्टेंट खुशी खुशी मरीज को बुलाने दौड़ गया। मैं उसकी पीठ देखकर मुस्कुराया। आज वह मरीज के लिए कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रहा था। मैंने उसे पहले कभी किसी मरीज के लिए इतना उत्सुक नहीं देखा था। लेकिन जब मरीज अंदर आई तब मुझे समझ आया, वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। ऐसी सुंदरता की नजर हटाना मुश्किल हो। अब समझ आया कि असिस्टेंट इतना उत्साहित क्यों था। वह एक हाथ से अपना गाल पकड़े हुए थी। गाल थोड़ा सूजा हुआ था, लेकिन उसकी खूबसूरती पर उसका जरा भी असर नहीं पड़ा था। मैंने उसकी पर्ची ली। नाम ल्यू मेई। उसकी ठंडी मगर जानी पहचानी आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरा शरीर अपने आप उसकी ओर मुड़ गया। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरा दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। पूरा शरीर जड़ हो गया। उसी समय उसकी नजर भी अनजाने में मेरी ओर उठी। मैं घबरा गया और तुरंत वापस मुड़कर मास्क और टोपी ठीक से पहन ली। आईने में देखा, उसने नजर हटा ली थी। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं पहचाना। मैंने आईने में खुद को देखा। सिर से लेकर मुंह तक पूरी तरह ढका हुआ था। समझ नहीं आया कि मैं उससे पहचाने जाने से इतना डर क्यों रहा हूं। उसके ब्रेकअप के समय कहे गए शब्द अचानक कानों में गूंज उठे, अगर अलग होना है तो फिर कभी मेरी जिंदगी में मत आना। मैंने अनजाने में अपनी हथेली में नाखून गड़ा दिए और खुद को शांत रहने पर मजबूर किया। घबराने की क्या बात है, मैं खुद थोड़ी उसके सामने आया हूँ। फिर मैं तो इतना ढका हुआ हूँ, वह मुझे कैसे पहचान पाएगी। तभी शाओ सॉन्ग ने मुड़कर आवाज दी, डॉक्टर मू जरा आइए, इनकी हालत में क्या करना होगा। शाओ सॉन्ग अभी सिर्फ असिस्टेंट था, उसका अनुभव कम था और इन दिनों वह मेरे साथ सीख रहा था। मैंने खुद को संभाला, मन शांत किया और धीरे धीरे उसके पास गया। ल्यू मेई का पूरा ध्यान अपने दर्द वाले दांत पर था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने औजार उठाया। मुंह खोलिए। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली, लेकिन फिर भी उसमें हल्की कंपकंपी थी। उसने आज्ञाकारी की तरह मुंह खोल दिया। मैंने सिर्फ एक नजर डाली और औजार नीचे रख दिया। अक्ल दाढ़ में सूजन है। ल्यू मेई ने गाल पकड़े पकड़े धीमी आवाज में पूछा, अब क्या करना होगा। मैंने सूजन की दवा भी खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बिना भाव बदले पूछा, पहले भी ऐसा हुआ है? मुझे तो पहले से ही पता था। कॉलेज के समय भी इसी अक्लदाड़ में सूजन हुई थी। तब दर्द से उसकी हालत खराब हो गई थी और वह मुझे अस्पताल साथ ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि दांत निकालना पड़ेगा। वह किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुई। आखिर में सिर्फ दवा लेकर वापस आ गई। उसे उदास देखकर मैंने दिलासा दिया था, जब मैं दांतों का डॉक्टर बन जाऊंगा तब मैं खुद तुम्हारा दांत निकालूंगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। उस समय ल्यू मेई ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा था, जब तक तुम डॉक्टर बनोगे तब तक तो न जाने कितना समय निकल जाएगा। लेकिन अफसोस, मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया। कितनी बार दर्द हुआ है? मैंने पूछते हुए उसकी फाइल में लिखना जारी रखा। फिलहाल दूसरी दवा लिख देता हूँ, लेकिन तुम्हारी अक्ल दाढ़ की स्थिति ठीक नहीं है। इसमें बार बार सूजन होगी। दवा सिर्फ कुछ समय के लिए आराम देगी। सबसे अच्छा यही रहेगा कि इसे निकलवा दो। मेरी आवाज सुनते ही ल्यू मेई ने अचानक सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। टोपी और मास्क ने मेरा ज्यादातर चेहरा ढक रखा था। वह मेरा चेहरा नहीं देख पा रही थी। शायद सिर्फ मेरी आंखें उसे कुछ जानी पहचानी लगीं। अचानक उसने पूछा, आपका सरनेम क्या है? कीबोर्ड पर चलती मेरी उंगलियां एक पल को रुक गईं। मैंने और भी धीमी आवाज में कहा, मेरा सरनेम मू है। अगर दवा से आराम न मिले तो दांत निकलवा लेना बेहतर होगा। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। सिर झुकाकर चुपचाप पर्ची लिख दी। ल्यू मेई ने पर्ची ली, धन्यवाद कहा और मुड़कर चली गई। तब जाकर मैंने सिर उठाया और उसकी जाती हुई पीठ को देखता रह गया। शाओ सॉन्ग ने मुझे यूं खोया हुआ देखा तो पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, डॉक्टर मू, क्या आप भी उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए? मैंने तुरंत नजरें हटा लीं। मेरे गाल हल्के से गर्म हो गए। हाँ, सच में बहुत खूबसूरत है। शाओ सॉन्ग फिर मुस्कुराया, तो फिर जल्दी जाइए, उनका वीचैट मांग लीजिए। मैं हंस पड़ा। मैं इतना भी दीवाना नहीं हूं। यह कहकर मैं उठा, दस्ताने उतारे और हाथ धोने चला गया। शाओ सॉन्ग फिर हंसते हुए बोला, हमारे डॉक्टर मू तो मशहूर ठंडे मिजाज वाले हैं। खूबसूरत लड़कियों को देखकर भी कभी घबराते नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। मास्क और टोपी उतारकर चुपचाप आईने में खुद को देखने लगा। आईने में दिखने वाला आदमी 7 साल पहले वाला भोला भाला लड़का नहीं था। अब मैं लंबा, स्मार्ट और आत्मविश्वासी था। 7 साल पहले वाले देहाती लड़के से बिल्कुल अलग। तभी नीचे से तेज हॉर्न की आवाज आई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ल्यू मेई
एक रोल्स रॉयस की तरफ जा रही थी। गाड़ी से एक हैंडसम आदमी उतरा। उसके कपड़े सलीकेदार थे और व्यक्तित्व भी बेहद आकर्षक था। वह धीरे धीरे लियू मेई से कुछ कह रहा था। फिर उसने प्यार से उसका गाल पकड़े हाथ को हटाया। उसकी आंखों में सिर्फ चिंता दिखाई दे रही थी। इसके बाद दोनों साथ में गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी तेजी से निकल गई। मैं चुपचाप देखता रह गया। शायद वही उसका मौजूदा बॉयफ्रेंड था। वैसे भी इतना शानदार आदमी ही लियू मेई के लायक था। मैंने नजरें हटा ली। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने अपना बैग उठाया और क्लिनिक से निकल गया। गाड़ी के अंदर वह आदमी चिंता से बोला, क्या मैं तुम्हें प्रोफेसर जो के पास फिर से दिखा दूं? लियू मेई ने थोड़ी झुंझलाहट से कहा, क्या दिखाना है? मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूं, बस सामान्य सूजन है। उस आदमी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे डर है कि उस छोटे क्लिनिक का डॉक्टर उतना अच्छा ना हो। तुम्हें दांत में दर्द था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सीधे प्रोफेसर जो के पास ले जाता। लियू मेई ने उसकी तरफ हल्की नजर डाली। हाइचिंग हॉस्पिटल कोई छोटा अस्पताल नहीं है। अक्लदाड़ की सूजन में भी क्या गलत इलाज होगा? इतना कहकर वह खिड़की के बाहर देखने लगी, लेकिन उसके मन में बार बार वही डॉक्टर का चेहरा घूम रहा था, अभी अभी जिसने उसका इलाज किया था। न जाने क्यों उस डॉक्टर से उसे एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ, जिससे उसे बार बार उसी की याद आ रही थी। वह अब कैसा होगा? कहाँ होगा? क्या वह सचमुच दांतों का डॉक्टर बन गया? क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी शादी हो चुकी है? लेकिन उसके स्वभाव को देखकर तो शायद कोई उसे पसंद भी न करे। चेहरा तो बुरा नहीं था, लेकिन पहनावा बिल्कुल साधारण था। ऊपर से बहुत कम बोलने वाला। ऐसे इंसान को कौन पसंद करेगा? लेकिन किसने सोचा था कि वही चुप रहने वाला लड़का सबसे पहले उसे ब्रेकअप की बात करेगा? ब्रेकअप का वह दिन याद आते ही लियू मेई के मन में फिर गुस्सा भर गया। इतने साल बीत गए, क्या उसे कभी अपने फैसले पर पछतावा हुआ होगा? तभी उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा। कॉल करने वाला था उनके स्कूल का क्लास मॉनिटर सोंग पैंग। लियू मेई, सुना है तुम वापस देश आ गई हो। इस महीने की 15 तारीख को क्लास रियूनियन है। कुछ साल पहले तुम विदेश में थी तो ठीक था, लेकिन इस साल तुम्हें जरूर आना होगा। लियू मेई ने न ज्यादा ठंडे न ज्यादा गर्म लहजे में कहा, उस समय देखेंगे। अभी अभी देश लौटी हूँ, बहुत सारे काम हैं। मैं जितना हो सकेगा समय निकालने की कोशिश करूंगी। लियू मेई, तुम्हें जरूर आना होगा। सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं और हमारी क्लास की रियूनियन में हर बार सिर्फ तुम और मूगे ही नहीं आते। क्या तुम दोनों ने चुपचाप पहले से तय कर रखा है? हेलो लियू मेई, क्या तुम सुन रही हो? हेलो हेलो। महिला का शरीर एकदम सख्त हो गया। मोबाइल पकड़े उसकी उंगलियां अनजाने में कस गईं। क्या वह भी कभी क्लास रियूनियन में नहीं आया? हाँ, अफसोस, उससे कभी संपर्क नहीं हो पाया। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद तो जैसे वह दुनिया से ही गायब हो गया। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। इसके बाद क्लास मॉनिटर ने और क्या कहा, लियू मेई एक शब्द भी नहीं सुन पाई। उसने 2-4 औपचारिक बातें करके फोन काट दिया। होटल लौटकर उसने एक गिलास पानी के साथ दवा निगल ली। फिर बटुए से एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली। वह हम दोनों की साथ वाली तस्वीर थी। कॉलेज के दूसरे साल की गर्मियों की छुट्टियों में समुद्र किनारे खींची थी। वह पहली बार था जब हम दोनों साथ समुद्र गए थे, लेकिन कॉलेज खुलने के कुछ ही समय बाद मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। इतने साल बीत गए, क्या उसे ब्रेकअप के समय की हर बात अब भी याद होगी? उस दिन मैंने हमेशा की तरह उसे फोन किया। उस समय वह अक्सर मेरा फोन नहीं उठाती थी। बहाना बनाती कि व्यस्त हूं, और अगर उठा भी लेती तो बहुत कम बोलती। लेकिन वह हमेशा से कम बोलने वाली थी, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। लियू मेई, तुम तो जल्द ही विदेश जा रही हो ना? मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मैं सिर्फ 3 साल के लिए विदेश जा रही हूँ। 3 साल बाद वापस आ जाऊंगी और छुट्टियों में भी तुमसे मिलने आती रहूंगी। मेरे लहजे में जरा भी नरमी की गुंजाइश नहीं थी। नहीं, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्वीकार नहीं कर सकता। यहीं सब खत्म करते हैं। आगे से मुझसे संपर्क मत करना। लियू मेई मुझ पर इतना गुस्सा हुई कि उसी समय कड़ी बात कह दी। अगर अलग होना है तो जिंदगी भर मेरे सामने मत आना और कभी मुझसे संपर्क मत करना। लियू मेई बचपन से ही सबकी चहेती थी। उसे चाहने वाले लड़कों की लाइन फ्रांस तक लग सकती थी। उसे यकीन रहा होगा कि एक दिन मुझे जरूर पछतावा होगा। विदेश में बिताए उन वर्षों में लियू मेई ने पढ़ाई के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। उसने एक वित्तीय निवेश कंपनी खोली। बहुत ज्यादा काम के कारण उसके पास बेकार की बातें सोचने का समय नहीं था। बिजनेस शुरू करना आसान नहीं था। देखते देखते 7 साल बीत गए। जब कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गई और सब कुछ स्थिर हो गया, तब वह हाइचिंग वापस लौटी। लेकिन इन 7 वर्षों में मैं सचमुच कभी उसके सामने नहीं आया। मैंने उससे कभी संपर्क नहीं किया, एक संदेश तक नहीं भेजा। उसने सच में अपनी बात निभाई। ब्रेकअप कहा तो ब्रेकअप, संपर्क नहीं करना कहा तो सचमुच कभी कोई संबंध नहीं रखा। मैं बस से चिंगंग स्टेशन पर उतरा। हालांकि मेरी नौकरी है चेंग में थी, लेकिन मैं अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ नहीं रहता था। मैंने खुद एक बेडरूम वाला फ्लैट किराए पर लिया था। रास्ते के सुपरमार्केट से मैंने कुछ सब्जियां खरीदी और ऊपर चला गया। घर में घुसते ही माँ मुयू का फोन आ गया। फोन उठाते ही मुयू ने डांटना शुरू कर दिया। मुगे,
पिछली बार मैंने हाउ जी से तुम्हारे लिए जो विदेश से लौटी लड़की मिलवाई थी, उससे मिलने क्यों नहीं गए? मैंने बिना चेहरे का भाव बदले झूठ बोला। माँ, मैंने पहले ही कहा था, अभी मेरा प्यार करने का कोई इरादा नहीं है। मुँह यूं गुस्से से बोली। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या बूढ़े कुंवारे बनने का इंतजार कर रहे हो? तुम 26 साल के हो। लड़कों की सबसे अच्छी उम्र यही कुछ साल होती है। 30 के बाद तो सिर्फ लड़कियां तुम्हें चुनेंगी। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा शादी करने का इरादा नहीं है। मुँह यूं उल्टा मेरी जिंदगी पर ही हुक्म चलाने लगी। नाम चिंता का था। मैंने लापरवाही से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन में माँ नहीं थी तब भी जी लिया, अब इतना बड़ा हो गया हूँ, माँ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुँह गे, तुम्हारे पर निकल आए हैं क्या? अब मुझसे बहस करने लगे हो? मैंने तुम्हें नहीं पाला क्या? जो खाते हो पहनते हो क्या सब मैंने नहीं कमाया? तुम्हारा वह मरा हुआ बाप कहाँ है? उसने तुम्हें कभी एक पैसा दिया? मुगे, तुम बिल्कुल एहसान नहीं मानते, बिल्कुल अपने बाप जैसे हो, ठंडे दिल वाले। तुम जैसे इंसान को कोई कभी पसंद नहीं करेगा। मुयो की बातें चाकू की तरह मेरे दिल में उतर गईं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और जोर से चिल्लाया, बस करो। फिर मैंने फोन जोर से काट दिया। मैं सोफे पर सिकुड़कर बैठ गया। आंसू चुपचाप बहने लगे। बहुत देर तक रोने के बाद मैं धीरे से उठा, आंसू पोंछे और रसोई में चला गया। अकेले रात का खाना खाने के बाद मैंने मोबाइल उठाया। देखा जियांग चाओ ने कई वॉइस मैसेज भेजे थे। जियांग चाओ मेरे सौतेले भाई थे, मुझसे सिर्फ कुछ महीने छोटे। हम दोनों हाईचिंग नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अलग अलग क्लास में। शुरुआत में हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। जियांग चाओ हमेशा मुझे तिरछी नजरों से देखता था, लेकिन 7 साल पहले जब मैं अवसाद में चला गया था, उसी ने मुझे उस अंधेरे द्वार से बाहर निकाला। तभी मुझे पता चला कि वह सिर्फ ऊपर से कठोर था, दिल का बहुत अच्छा था। मैंने एक एक करके उसके वॉइस मैसेज सुने। मुगे, तुम्हारी हाई स्कूल रियूनियन की बात करते करते लोग मेरे पास तक पहुंच गए। तुम्हारी क्लास का मॉनिटर सोंग पेंग पूछ रहा था कि तुम आओगे या नहीं। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। मेरे पास हाई स्कूल के किसी भी सहपाठी का संपर्क नहीं था। मैं बीच में उस स्कूल में आया था, किसी से ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी। उस समय मेरे पास मोबाइल तक नहीं था। स्कूल खत्म होने के बाद सबसे संपर्क अपने आप टूट गया, और सच कहूं तो मन ही मन मैं भी क्लास के किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहता था। मैंने तुरंत जवाब भेजा, नहीं जाऊंगा। जियांग चाओ ने उसी पल जवाब दिया, मुझे पता था तुम नहीं जाओगे, वैसे भी तुम्हारी उनसे कभी नहीं बनी, वहां जाकर भी सिर्फ असहज ही महसूस करोगे। जवाब भेजने के बाद मैंने मोबाइल रख दिया और थक कर बिस्तर पर लेट गया। जियांग चाओ की बातों ने मुझे फिर हाईचिंग नंबर 1 हाई स्कूल के दिन याद दिला दिए। जब मैं पहली बार वहां ट्रांसफर होकर आया था, तब नए सहपाठियों से दोस्ती करने की कितनी उम्मीदें थीं, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ अंतहीन मजाक और तिरस्कार मिला। वे मुझे नीचा समझते थे, मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, मेरी पीठ पीछे मुझे देहाती और गमवार कहते थे। एक भी व्यक्ति मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता था, लेकिन लियू मेई बिल्कुल उलट थी। वह जहां भी जाती भीड़ में सबसे चमकता हुआ सितारा बन जाती। इसीलिए जब मेरे और लियू मेई के अफेयर की अफवाह फैली तो पूरे स्कूल में हंगामा मच गया। यहां तक कि जियांग चाओ ने भी कहा था, लियू मेई की आंखें खराब हो गई हैं क्या? इतने हैंडसम लड़कों को छोड़कर आखिर तुम्हें ही क्यों पसंद किया? मैंने मासूमियत से सोचा था कि लियू मेई सबसे अलग है, सिर्फ वही मेरे अंदर की चमक देख सकती है, लेकिन हकीकत ने मुझे जोरदार तमाचा मारा। लियू मेई, तुमने भी हद कर दी। इतना बदसूरत आदमी, तुम उसे चूम कैसे सकती हो? तभी लियू मेई की लापरवाह आवाज सुनाई दी। बस शांति चाहिए थी, इसलिए इतने साल बीत जाने के बाद भी जब भी मुझे वह दृश्य याद आता है, मेरा दिल अब भी दर्द से भर जाता है। आज मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, नया और सलीकेदार हेयर स्टाइल है, और मैंने खुद को संवारना भी सीख लिया है। मैं अब पहले वाला नहीं रहा। सहकर्मियों के साथ भी मेरे संबंध काफी अच्छे हैं। हीन भावना उसकी रग रग में बसी हुई थी, जो कभी नहीं बदली। सुबह मैं अभी अभी अस्पताल पहुंचा ही था कि संक्रमण नियंत्रण विभाग से फोन आ गया। मुगे, इस तिमाही का संक्रमण नियंत्रण का डेटा तैयार हुआ या नहीं? लिख लिया हो तो जल्दी मुझे भेज दो। माफ कीजिए, इन दिनों बहुत व्यस्त था। मैं जितनी जल्दी हो सके समय निकालकर लिख दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने व्यस्त हो, ये तुम्हारा काम है। आज छुट्टी होने से पहले हर हाल में मुझे भेज देना, मुझे भी रिपोर्ट देनी है। इतना कहकर जियान चेनक ने सीधे फोन काट दिया। श्याओ सोंग ने धीरे से मुझसे पूछा, क्या जियान चेनक था? मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर वही संक्रमण नियंत्रण का डेटा मांग रहा है? मैंने बेबसी से कहा। लगता है आज दोपहर भी आराम नहीं मिलेगा। ड्यूटी के समय तो मुझे मरीज देखने होते हैं, इसलिए सिर्फ दोपहर का यही थोड़ा सा समय बचता है। श्याओ सोंग ने मेरी तरफदारी करते हुए कहा, ये दफ्तर में बैठने वाले लोग हमारी क्लिनिकल ड्यूटी की मुश्किलें जरा भी नहीं समझते। हमें न सिर्फ मरीज देखने होते हैं, बल्कि इनके लिए भी तरह तरह का काम करना पड़ता है। पास खड़े डॉक्टर वांग ने मजाक में कहा, वह तो अस्पताल के निदेशक का बेटा है,
तुम्हें आराम से क्लिनिकल काम करने दे रहा है, यही बहुत है। श्याओ सॉन्ग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, सच में सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। हमारे जैसे बिना किसी सहारे वाले लोगों को तो बस क्लिनिकल लाइन में बैल घोड़े की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मैंने पूरी मेहनत से काम किया और आखिरकार छुट्टी से पहले डेटा व्यवस्थित कर लिया। छुट्टी होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। इस समय कोई मरीज भी नहीं था। मैंने श्याओ सॉन्ग को बता दिया और तैयार किया हुआ डेटा लेकर संक्रमण नियंत्रण विभाग की ओर चल पड़ा। रास्ते में जियान चेनक का फोन आया, तुम सीधे मेरे दफ्तर आ जाना, मुझे थोड़ा काम है, मैं पहले निकल रहा हूं। उसकी बात सुनकर लगा कि थोड़ा देर से भी देता तो चलता, लेकिन उसने जिद करके कहा था कि छुट्टी से पहले हर हाल में तैयार होना चाहिए। मैंने मन की नाराजगी दबाई और विभाग में जाकर डेटा रख दिया। जब मैं पहली मंजिल पर पहुंचा तभी मैंने देखा कि जियान चेनक शानदार सूट पहने, बालों में खूब तेल लगाए सड़क किनारे खड़ा था। वह सिर से पांव तक महंगे ब्रांड के कपड़ों में था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी एक चमकदार फेरारी उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसे मैं राख बन जाने पर भी पहचान लेता। वह लियू मेई थी। जियान चेनग खुशी से उसके पास गया, दरवाजा खोलकर कार में बैठ गया। फेरारी इंजन की गड़गड़ाहट के साथ तेजी से वहां से निकल गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर मुड़कर चला गया। कार में जियान चेन खुशामदी अंदाज में बोला, हम खाना खाने कहाँ चलें? फ्रेंच रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? सुना है शिंघे में नया फ्रेंच रेस्टोरेंट खुला है, उसकी सजावट बहुत शानदार है। लियू मेई बिना कोई भाव दिखाए सामने देखती रही और बस 2 शब्द बोली, जैसा चाहो। जियान चेन तुरंत उत्साहित होकर बोला, तो फिर वहीं चलते हैं। लियू मेई ने फिर कुछ नहीं कहा। कार के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। और तुम्हें? मुझे गोल्फ खेलना पसंद है। लियू मेई, क्या तुम्हें भी गोल्फ पसंद है? वह पहले ही पता कर चुका था कि लियू मेई को रोजमर्रा में सबसे ज्यादा गोल्फ खेलना पसंद है। जहां तक किताबें पढ़ने की बात थी, वह तो सिर्फ उस पर अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता था। अचानक लियू मेई ने स्टीयरिंग घुमाकर कार सड़क किनारे रोक दी। श्रीमान जियान, मुझे लगता है कि मुझे आपसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। फिलहाल मेरा प्रेम संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं है और न ही शादी करने का। मैं सिर्फ बड़ों की खातिर आपसे मिलने आई थी। अब हम मिल चुके हैं, इसलिए उन्हें जवाब भी मिल जाएगा। आप उतर जाइए। जियान चेनक का चेहरा बदल गया। उसने होंठ काटते हुए कहा, लियू मेई, हम पहले दोस्त तो बन सकते हैं। मुझे दोस्तों की कमी नहीं है। लियू मेई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लायक भी नहीं हूं? लियू मेई का चेहरा ठंडा पड़ गया। अगर तुम ऐसा ही समझना चाहते हो तो समझ लो, उतरो। जियान चेन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अनमने मन से कार से उतर गया। पलक झपकते ही 1 हफ्ता बीत गया। उस दिन विभागाध्यक्ष ने ग्रुप में संदेश भेजा कि आज रात विभाग की तरफ से सबके सम्मान में रात्रि भोज रखा गया है। शाम 7 बजे मैं अपने सहकर्मियों के साथ वहां पहुंचा। सबने जाम उठाकर साथ में खुशी मनाई। माहौल काफी रौनक भरा था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और मैं बीच बीच में साथ बैठे सहकर्मियों से बातें भी कर लेता था। उसी समय बगल वाले निजी कमरे में हाईचेंग नंबर 1 हाई स्कूल की कक्षा 1 का पुनर्मिलन चल रहा था। वह व्यक्ति तुरंत डर गया। कक्षा प्रतिनिधि सोंग पेंग ने 1 गिलास जूस बढ़ाते हुए कहा, लियू मेई, ये फलों का रस है। लियू मेई ने हल्के से सिर हिलाकर धन्यवाद जताया। पुराने सहपाठी, आजकल कहाँ काम कर रही हो? मैंने अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली है, सोंग पेंग मुस्कुराते हुए बोला। या यूं कहूं, तुम लोग लियू मेई की विनम्रता पर मत जाना। वह कोई छोटी कंपनी नहीं है। कोताई तो वॉल स्ट्रीट में अरबों की बाजार कीमत वाला वित्तीय समूह है। लियू मेई अब वित्तीय जगत की उभरती हुई हस्ती है। मौजूद सभी लड़के उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। सोंग पेंग ने मजाक में कहा, देखो लियू मेई कितनी काबिल है। चाहती तो परिवार का कारोबार संभाल लेती, लेकिन उसने खुद अपनी राह चुनी। तुम सबको उससे सीखना चाहिए। हम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? वह तो हमेशा से इतनी होनहार रही है। क्या लियू मेई का कोई बॉयफ्रेंड है? यह सवाल वहां मौजूद सभी अविवाहित लड़कों की तरफ से पूछा गया था। लियू मेई ने शांत भाव से हल्का सा सिर हिला दिया। ये सुनते ही कई लड़कों के मन खुशी से खिल उठे। वे चोरी छिपे लियू मेई को देखते रहे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिर्फ स्कूल का पूर्व सबसे लोकप्रिय लड़का शेन लिंगवेई हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। आओ लियू मेई, कई साल बाद मिले हैं। मैं तुम्हारे नाम एक जाम उठाता हूँ। लियू मेई ने बस उस पर एक नजर डाली। माफ कीजिए, मैं कार चलाकर आई हूँ, इसलिए शराब नहीं पी सकती। शेन लिंगवेई के चेहरे की मुस्कान जम गई। वह चुपचाप अपना गिलास नीचे रख सका। धीरे धीरे और भी लोग कमरे में आने लगे। हर बार कोई अंदर आता, लियू मेई अनायास उसकी ओर देखती, लेकिन सामने वाले को पहचानते ही उसकी आंखों में फिर निराशा उतर आती और वह नजर हटा लेती। आखिर वह किसका इंतजार कर रही थी? सोंग पेंग ने तो कहा था कि उससे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे में मेरा आना तो बिल्कुल असंभव था। लियू मेई का दिल अचानक बुझ सा गया। अब उसे किसी बात की परवाह नहीं रही। अभी थोड़ी देर पहले वही कह रही थी कि कार चलानी है, इसीलिए शराब नहीं पिएगी, लेकिन अब उसने पूरा गिलास भरकर एक ही सांस में पी लिया। लगातार कई गिलास पीने के बाद उसे फिर से उसी दांत में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा। उसने कनपटी दबाई और अचानक खड़ी हो गई। मुझे कुछ काम है,
मैं चलती हूँ। सोंग पेंग उसे रोकने के लिए पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि शेन लिंगवाई पहले ही उसके पीछे जा चुका है, इसलिए वह रुक गया। लियू मेई, रुको। लियू मेई ने अधीर होकर मुड़कर पूछा, क्या बात है? लियू मेई, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हमेशा से करता आया हूँ। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं कभी नहीं बदली। लियू मेई ने उसे तिरछी नजर से देखा। श्रीमान शेन, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो क्या मुझे तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा? तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतना कहकर उसने और बहस करना जरूरी नहीं समझा और उसे पार करके आगे बढ़ने लगी। शेन लिंगवेई ने हिम्मत करके फिर उसका रास्ता रोक लिया। लियू मेई, तुम मुगे जैसे इंसान को पसंद कर सकती हो, फिर मुझे क्यों नहीं? आखिर मैं उससे किस बात में कम हूं? मेरा नाम सुनते ही लियू मेई का चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, चुप रहो, तुम्हें उसका अपमान करने की इजाजत नहीं है। ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी तुम उसी का पक्ष ले रही हो। शेन लिंगवेई की आंखें लाल हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा घमंड में रहने वाली लियू मेई आखिर मू जी जैसे देहाती लड़के पर इतनी जान क्यों छिड़कती है। लियू मेई ने दांत भींचकर कहा, मुझे वही पसंद है, मेरे लिए तुम उसकी एक बाल की बराबरी भी नहीं कर सकती। शेन लिंगवेई पूरी तरह टूट गई। उसने सुना था कि उस समय मूगे को छोड़ दिया गया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लियू मेई आज तक उसे भूल नहीं पाई है। गुस्से में आकर उसने एक चौंकाने वाली बात कह दी, बिल्कुल, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि वह पूरी तरह पागल है। उसे सिजोफ्रेनिया था। चुप हो जाओ, लियू मेई गुस्से से चिल्लाई, लेकिन शेन लिंगवेई ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? 7 साल पहले हाइचेंग 3rd हॉस्पिटल में मू गी ने सबके सामने अपने कपड़े उतार दिए थे। वह कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रही और आधा साल पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। ऊपर से लियू मेई बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ चुका था। तो वह बीमार थी, इसीलिए उस समय कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। आखिर उसके पास कौन सी ऐसी मजबूरी थी? उसके दिमाग में पूरी तरह उथल पुथल मच गई। वह अचानक उठी और बाहर की ओर चल दी। तभी जोर की टक्कर हुई। वह सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा गई। माफ कीजिए। लियू मेई सिर झुकाए तेजी से वहां से निकल गई। उसने सामने वाले का चेहरा तक नहीं देखा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिससे वह टकराई थी वह मुगे ही था। मुगे वहीं खड़ा रह गया। वह उसकी दूर जाती हुई पीठ को टकटकी लगाकर देखता रहा। उसने सचमुच उसे पहचाना ही नहीं। 7 साल का समय सच में इतना काफी था कि वह उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। उधर लियू मेई सीधे कार में जाकर बैठ गई। कांपते हाथों से उसने महिलाओं वाली सिगरेट जलाई और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगी। शेन लिंगवेई हमेशा बातों में मिर्च मसाला लगाती थी, लेकिन इस बार सच्चाई उसे खुद पता करनी थी। उसने अपनी पूरी संपर्क सूची खंगाल डाली, लेकिन मुगे का एक भी साझा दोस्त नहीं मिला। अचानक उसके दिमाग में एक चेहरा आया। वह कर सकता है। मुगे का क्लासमेट, एक बिल्कुल साधारण सा लड़का। उसने तुरंत क्लास ग्रुप खोला। काफी देर खोजने के बाद उसे चंग सेन नाम का एक व्यक्ति मिल गया। उसने तुरंत उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन तभी उसे पता चला कि मूजी तो क्लास ग्रुप भी छोड़ चुका था। क्या वह अपने अतीत से पूरी तरह रिश्ता तोड़ देना चाहता था? उधर चंगसेन ने अभी तक उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की थी। लियू में बेचैन थी, लेकिन उसके पास पहले घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसके माता पिता 4 साल की पोती लियूमू के साथ खेल रहे थे। लेकिन सामने का यह गर्मजोशी भरा दृश्य भी उसके दिल की ठंडक को जरा भी कम नहीं कर पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सिजोफ्रेनिया। छोटी लियूमू तुरंत अपनी नन्ही टांगों से दौड़कर उसके पास आई और गोद में लेने की जिद करने लगी। लियू मेई ने जबरदस्ती उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छी बच्ची बनो, दादा दादी के साथ खेलो, बुआ थोड़ी थक गई है। पोती का उदास चेहरा देखकर बूढ़े मिस्टर लियू का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन मिसेस लियू तुरंत बीच में आ गईं और अपनी लाडली बेटी का पक्ष लेने लगीं। आखिरकार लियू परिवार बहुत अमीर था। उसका बड़ा भाई लियूसी उससे पूरे 12 साल बड़ा था। पूरा परिवार उसे सिर आंखों पर रखता था। इसी लाड प्यार ने उसे एक जिद्दी और शरारती लड़की बना दिया था। मारपीट करना, क्लास बंक करना, छिपकर गेम खेलना। हाई स्कूल पहुंचने के बाद उसने सिगरेट पीना भी सीख लिया था। इनमें से कोई भी काम उसने छोड़ा नहीं था। हर बार जब वह मुसीबत में फंसती, अगर मिसेस लियू और उसका भाई पहले से खबर न कर देते तो मिस्टर लियू की मार से वह बच नहीं पाती। लेकिन यह शरारती लड़की पढ़ाई में कभी किसी को निराश नहीं करती थी। क्लास में लापरवाह रहती, किताबें भी बस यूं ही पलट लेती, फिर भी हमेशा नतीजों में सबसे ऊपर रहती। यही थी लियू में, लियू परिवार की सबसे प्यारी बेटी। उसका स्वभाव आज भी वैसा ही था। 7 साल पहले पिता ने उसे बस 2 बातें डांट दी थीं और वह घर छोड़कर चली गई थी। किसने सोचा था कि वापस आने पर वह सिर्फ दोहरी डिग्री ही नहीं लेकर आएगी, बल्कि एक वित्तीय कंपनी की खूबसूरत महिला सीईओ भी बन जाएगी। लेकिन उसकी ये शानदार उपलब्धियां भी मिस्टर लियू की नजर में शादी के रिश्ते से बढ़कर नहीं थी। उन्होंने बड़े उत्साह से उसके लिए बराबर हैसियत वाले यंग मास्टर
जियान का रिश्ता तय किया। लेकिन लियू मई ने न सिर्फ साफ मना कर दिया बल्कि यह भी कह दिया, मैं उसके लायक नहीं हूं, तुम्हें उसे मना करने का क्या हक है। मिस्टर लियू गुस्से से कांप उठे। वह तेजी से अपनी बेटी के सामने पहुंचे। उन्हें उसके शरीर से आती सिगरेट और शराब की तेज गंध महसूस हुई। यंग मास्टर जियान, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। लियू मई ने भौहें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में बोली, ठीक है, मैं ही उसके लायक नहीं हूं। अब आप खुश हैं? यहीं रुक जाओ। जब पिता और बेटी के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया तब मिसेस लियू जल्दी से बीच बचाव करने आ गईं। बेटी, माँ को बता तो सही, आखिर तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं है? पसंद नहीं है, बस नहीं है। हर बात की कोई वजह नहीं होती। लियू मई ने माथा दबाया। उसके चेहरे पर साफ इनकार लिखा था। लेकिन बूढ़े दंपति का दिल घबराहट से भर गया। आखिर उनकी बेटी 27 साल की हो चुकी थी और आज तक उसने एक बार भी प्यार नहीं किया था। किसी भी बड़े परिवार में यह बिल्कुल असामान्य बात थी। तभी उसके फोन से टन की आवाज आई। चंग सेन ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी। लियू मई की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने बस इतना कहा, मुझे एक जरूरी काम है, और तुरंत ऊपर अपने कमरे की ओर भाग गई। अपनी बेटी का यह असामान्य व्यवहार देखकर मिसेस लियू को जरा भी राहत नहीं मिली, बल्कि वह और ज्यादा चिंतित हो गईं। सुनते हो, कहीं हमारी बेटी को लड़कियां तो पसंद नहीं है? यह सुनते ही मिस्टर लियू वहीं स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग में तुरंत एक अजीब सा दृश्य उभर आया। लियू मई एक लड़की को घर लेकर आ रही है। माँ, पापा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सिर्फ ये कल्पना करते ही मिस्टर लियू का खून खौल उठा। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा। अगर उसे सच में लड़कियां पसंद हुईं तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। लेकिन मिसेस लियू असाधारण रूप से शांत रहीं। उन्होंने तय किया कि 2 दिन बाद वह खुद अपनी बेटी से इस बारे में बात करेंगी। उसी समय दूसरी मंजिल के कमरे में लियू मई मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठी थी। मू गे के गायब हो जाने के पीछे की सच्चाई अब पूरी तरह सामने आने वाली थी। उसने तुरंत टाइप किया, क्या तुम्हारे पास मू गे का संपर्क है? लेकिन चेंग सेन का जवाब उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरा। हाई स्कूल के बाद हमारा उससे कोई संपर्क नहीं रहा। जब लियू मई लगभग निराश हो चुकी थी तभी सामने से एक और महत्वपूर्ण संदेश आया। तुम उसके छोटे भाई को ढूंढ सकती हो, उसका नाम जियांग चाओ है। जियांग चाओ। लियू मई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। 3 साल तक साथ रहने के बावजूद मूगे ने कभी यह नहीं बताया था कि उसका एक छोटा भाई भी है। और सबसे अजीब बात यह थी कि बड़े भाई का उपनाम मू था, जबकि छोटे भाई का जांग। यह सोचकर लियू मई ने तुरंत अपनी दोस्त जो छेन को फोन लगाया। उस समय जो छेन एक नाइट क्लब में थी। उसके आसपास तेज धातु संगीत गूंज रहा था। जांग चाओ को ढूंढना है? क्या बात है, कहीं तुम उसका पीछा तो नहीं कर रही? लियू मई ने झुंझलाते हुए सिगरेट जलाई। बकवास बंद करो, जल्दी उसका संपर्क मुझे भेजो। कुछ ही देर बाद एक फोन नंबर उसके मोबाइल पर आ गया। हालांकि रात के 10 बज चुके थे, फिर भी लियू मई ने बिना झिझक कॉल मिला दी। हेलो, क्या आप मूजी के छोटे भाई हैं? फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। जियांग चाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में उथल पुथल मच गई। आखिर उसके बड़े भाई का दिल 6-7 साल पहले ही बुरी तरह टूट चुका था। लेकिन सामने वाली लड़की को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। उसने धीमी आवाज में सावधानी से पूछा, आप कौन हैं? मैं लियू मई हूं। जैसे ही यह नाम उसके कानों में पड़ा, जियांग चाओ चौंक गया। हाईचिंग फर्स्ट हाई स्कूल की कभी मशहूर रही। ये लड़की इतनी कोशिशों के बाद आखिर उसके पास पहुंच ही गई थी। लेकिन अगले ही पल लियू मई ने सीधे पूछा, क्या तुम्हारे पास मूगे का संपर्क है? मैंने सुना है कि वह बीमार है। ये सुनते ही जियांग चाओ ठंडी हंसी हंस पड़ा। उसकी आवाज ताने से भरी हुई थी। अगर किसी से मिलना है तो उसे बीमार होने का श्राप मत दो। मुझे तो लगता है बीमार तुम हो। बीमार नहीं है। ये 2 शब्द सुनते ही लियू मई का कसा हुआ दिल एकदम हल्का हो गया। बहुत अच्छा, वह ठीक है। लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाती, जियांग चाओ की अगली बात ने उसके दिल को चीर कर रख दिया। उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है, तीनों का परिवार बहुत खुश है। थम। लियू मई का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। वह बालकनी में पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसे यह भी पता नहीं चला कि फोन कब कट गया। उसके कानों में बस यही शब्द बार बार गूंज रहे थे, उसकी शादी हो गई है। वह तुम्हें बहुत पहले भूल चुका है। लियू मई का शरीर लड़खड़ा गया। तेज चक्कर ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उस पल यादें जहरीले सांपों की तरह उसके दिल को डसने लगीं। उस समय उसने अपनी बेकार की झूठी शान के लिए ऐसा क्यों कहा था कि मू गे के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक खेल था। उसे हमेशा लगता था कि वही सबसे ऊंची है और मू गे ही सबसे बेबस इंसान है। लेकिन आज, जिसे भुलाया नहीं जा सका, जो अतीत से निकल नहीं पाया, वह सिर्फ वही थी। रात को बार के निजी कमरे में लियू मई किसी पागल की तरह लगातार शराब पर शराब पीती जा रही थी। एक के बाद एक व्हिस्की के कई गिलास पीने के बाद लोहे जैसा मजबूत पेट भी जवाब दे देता। जो क्वियन घबरा गई। उसने तुरंत गिलास छीन लिया और पूछा, आखिर हुआ क्या है?
लियू मेई ने बिना भाव के उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखें बेहद उदास थीं। कहीं जांग चाओ ने तुम्हें मना तो नहीं कर दिया? जो चेन हैरानी से उसके पास आकर बोली। लेकिन हमेशा गुस्सैल रहने वाली लियू मेई ने सिर्फ थके हुए अंदाज में सिर हिला दिया। उसने फिर एक और गिलास शराब पी लिया। खाली निगाहों से उसने सिर्फ एक नाम लिया, मुगे। जो क्वियन की आंखें फैल गईं। 7 साल से दबा हुआ यह नाम फिर से उसके सामने था। उस समय सब जानते थे कि लियू मेई और मुगे का रिश्ता सिर्फ दिखावा था, लेकिन किसने सोचा था? हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने वाले दिन दोनों सड़क पर हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। कॉलेज के दूसरे साल समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने गए तो दोनों एक ही कमरे में रुके थे। उनकी सहेलियां शरारत से घेर कर पूछने लगीं, कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? लियू मेई आराम से स्टेक काटती रही। उसने इस बात का जरा भी विरोध नहीं किया। एक सहेली ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो बिल्कुल पसंद की परवाह नहीं, इतने बदसूरत आदमी के साथ भी रह सकती हो। दूसरी बोली, बत्ती बंद हो जाए तो सब एक जैसे ही लगते हैं। उसे गले लगाते समय ऐसा नहीं लगता था जैसे किसी तेल के ड्रम को पकड़ रखा हो। उस समय लियू मेई ने लापरवाही से सिर्फ इतना कहा था, बस खेल ही तो था। लेकिन उसे क्या पता था, यही बस खेल था वाले शब्द उसे पूरे 7 साल तक बांधे रखेंगे। उसकी शादी हो गई। लियू मेई ने सिर पकड़ लिया। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। उसने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। उसका बच्चा भी है। जो क्वियन पूरी तरह हैरान रह गई। क्या पिछले 7 सालों में लियू मेई का पढ़ाई में डूब जाना, दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार खड़ा करना, सब इसलिए था क्योंकि वह आज तक उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वह आज तक उसे भूल नहीं सकी? बीते दिनों की यादें लहरों की तरह उसके मन में उमड़ने लगी। वह 12वीं कक्षा का साल था। मुगे एक नए छात्र के रूप में पहली बार कक्षा में आया था। वह संकोच से मंच पर खड़ा था। साधारण छोटे बाल, मोटा काला चश्मा, शांत स्वर में अपना परिचय देने वाला वह लड़का उसी पल उसकी दुनिया में आ गया। उसकी आवाज मच्छर की भनभनाहट जितनी धीमी थी। उसके कपड़े भी बेहद साधारण थे। सजे धजे सहपाठियों के बीच वह बिल्कुल अलग दिखाई देता था। उस समय लियू मेई ने उसकी ओर ठीक से देखना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना साधारण और डरपोक दिखने वाला लड़का अपने भीतर एक बेहद आकर्षक चेहरा छिपाए हुए था। एक दिन वह सड़क किनारे बने हरित क्षेत्र से गुजर रही थी। तभी उसने मुगे को जमीन पर बैठे देखा। वह बड़े प्यार से अभी 1 महीने के हुए छोटे से बिल्ली के बच्चे को अपनी हथेलियों में संभाले हुए था। सिरिंज की मदद से वह उसे थोड़ा थोड़ा करके दूध पिला रहा था। उसके आसपास कई बच्चे खड़े थे। वह मुस्कुराते हुए उन्हें समझा रहा था, यह अभी बहुत छोटा है, इसमें निप्पल से दूध पीने की ताकत नहीं है। थोड़ा मोटा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। शुरुआती सर्दियों की हल्की धूप तिरछी होकर उसके ऊपर पड़ रही थी। वह धूप ठीक उसके चेहरे पर आकर ठहर गई। उसके मोटे काले चश्मे के पीछे छिपी आंखें हैरान कर देने वाली चमक से दमक रही थीं। जैसे ही वह मुस्कुराया, उसके गालों पर 2 प्यारे से डिंपल उभर आए। लियू मेई का दिल जोर से धड़क उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मुगे वास्तव में बहुत सुंदर था। बस उसका देहाती हेयर स्टाइल उसकी खूबसूरती को छिपाए हुए था। मुगे ने अचानक सिर उठाया। जैसे ही उसकी नजर लियू मेई पर पड़ी, वह फिर से पहले की तरह सहमा हुआ और घबराया सा हो गया। उसे देखकर लियू मेई हैरान रह गई। वह कोई डरावना इंसान तो नहीं थी, फिर वह उससे इतना डरता क्यों था? लेकिन उसी दिन से लियू मेई की नजरें जैसे उसी पर टिक गईं। वह चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाती थीं। वह अक्सर चुपके से उसकी पीठ की ओर देखती रहती, कभी जानबूझकर उसकी डेस्क के पास से गुजरती, कभी उसके पास से निकलते हुए उसकी किताब नीचे गिरा देती। लेकिन मुगे बिना कुछ कहे चुपचाप झुककर अपनी किताब उठा लेता। लियू मेई उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह और ज्यादा न घबरा जाए। इसलिए जिस दिन उसकी सफाई की ड्यूटी थी, वह जानबूझकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने लंबे पैर फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन मुगे ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह चुपचाप दूसरी तरफ से निकलकर अपना काम करता रहा। बाद में कुछ लड़कों ने उसे घेर कर परेशान किया। लियू मेई को लगा कि वह मदद मांगने उसके पास आएगा, लेकिन वह पहले की तरह सब कुछ चुपचाप सहता रहा। आखिरकार लियू मेई को खुद आगे बढ़कर उसकी मदद करनी पड़ी। तब जाकर मुगे ने धीरे से कहा, धन्यवाद। लियू मेई मुस्कुराते हुए उसके करीब आई। उसने जानबूझकर पूछा, अब इसका बदला कैसे चुकाओगे? मुगे उलझन में उसे देखने लगा। उसकी साफ और मासूम आंखें उन लड़कों से बिल्कुल अलग थीं जो हर समय लियू मेई के पीछे घूमते रहते थे। न जाने उस समय लियू मेई को क्या सूझा। उसने अचानक कह दिया, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? लेकिन मुगे ने बिना एक पल गंवाए मना कर दिया। लियू मेई को बहुत शर्मिंदगी हुई। आखिर उसने बहाना बनाया और उसे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए मना लिया। काफी मनाने के बाद मुगे तैयार हुआ, लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म होने के बाद जब उसने सबके सामने उसे अचानक चूम लिया, तभी से दोनों का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। लियू मेई को एहसास हुआ कि उसके दिमाग में हर समय सिर्फ मुगे ही रहता है।
गर्मियों की छुट्टियों के आखिर में जब उसने वेटलैंड पार्क में उसे जबरदस्ती चूम लिया तो मूगे ने बस हल्का सा विरोध किया और फिर चुपचाप उसके साथ हो गया। उसी पल लियू मेई समझ गई कि मूगे भी उससे प्यार करता है। इसके बाद दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपना रिश्ता स्वीकार कर लिया। लेकिन किसे पता था कि छुट्टियां खत्म होते ही मूगे ने बिना किसी चेतावनी के उससे ब्रेकअप कर लिया। लियू मेई गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कसम खाई कि एक दिन मूगे जरूर पछताएगा और खुद उससे दोबारा रिश्ता जोड़ने की भीख मांगेगा। लेकिन देखते ही देखते 7 साल बीत गए। वह उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन उसे जो खबर मिली वह यह थी कि उसकी शादी हो चुकी है। दिल टूट जाने के बाद लियू मेई ने खुद को बुरी तरह शराब में डुबो दिया। उसके दोस्त उसे सहारा देकर घर ले गए। अगली सुबह वह शराब के नशे और अक्ल दाढ़ के दर्द से जागी। उसने तुरंत दांत निकलवाने का फैसला किया। वैसे भी अब दोनों के बीच सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब शायद कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब मूगे खुद उसका इलाज करेगा। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरी, उसका सामना गंभीर चेहरे वाले मिस्टर लियू से हो गया। लियू मेई! लियू जनहोंग की गरजती हुई आवाज पूरे घर में गूंज उठी। लियू मेई को रुकना पड़ा। उसने ऊब कर पूछा, पापा कोई काम था? लियू जनहोंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, कल रात तुम्हें घर छोड़ने वाली औरत कौन थी? आधी रात को तुम दोनों क्या कर रही थीं? लियू मेई एक पल के लिए हैरान रह गई। वह जो चेन थी। आप पहले भी तो उससे मिल चुके हैं। लेकिन लियू जनहोंग ने जोर से मेज पर हाथ मारा। मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि जो चेन को पहचान न सकूं। वह औरत कौन थी? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? लियू जनहोंग गुस्से से उसे घूरने लगे। लियू मेई ने थके हुए अंदाज में अपना माथा दबाया। कल रात मैं इतनी नशे में थी कि मुझे याद ही नहीं किसने मुझे घर छोड़ा। लियू जनहोंग ठंडी हंसी हंसे। देश लौटने के बाद तुमने एक भी ढंग का काम नहीं किया। वह गुस्से में खड़े हो गए। तुम्हें रिश्ता ढूंढने को कहता हूं तो तुम मना कर देती हो। दिन भर घर से बाहर रहती हो। क्या मुझे गुस्से से मार ही डालोगी? मिसेस लियू जल्दी से दोनों के बीच आ गईं। फिर उन्होंने चिंता से पूछा, मेई, कल रात तुम्हें घर छोड़ने वाली लड़की आखिर थी कौन? लियू मेई ने बेबसी से सांस छोड़ी। उसने बार बार कहा कि वह सिर्फ जो चेन के साथ शराब पी रही थी। मैं इतनी नशे में थी कि मुझे यह भी नहीं पता किसने मुझे घर पहुंचाया। मिसेस लियू ने शक भरी नजरों से पूछा, सच बताओ, तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ नहीं हुआ था? लियू मेई पूरी तरह निरुत्तर हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो चेन आखिर किसे उसे घर छोड़ने के लिए ले आई थी। हम दोनों लड़कियां हैं, हमारे बीच भला क्या हो सकता है? इतना कहकर उसने जल्दी से कहा, मुझे जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। और बिना पीछे देखे घर से निकल गई। गैरेज में खड़ी दर्जनों लग्जरी कारों में से उसने सबसे चमकदार लाल फेरारी चुनी और सीधे हाइचिंग हॉस्पिटल की ओर निकल गई। हालांकि उनके परिवार का अपना परिचित दंत चिकित्सक था, फिर भी वह जानबूझकर लंबी लाइन में लगकर यहीं इलाज कराने आई। शायद इसलिए कि पिछली बार अचानक दांत में दर्द होने पर वह एक बार यहां आ चुकी थी। वह सीधे दंत विभाग के मार्गदर्शन काउंटर की ओर बढ़ी। जैसे ही वहां बैठी नर्स ने सिर उठाकर उसे देखा, उसकी धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। अरे, ये तो वही बेहद खूबसूरत लड़की है जो एक हफ्ते पहले यहां आई थी। नमस्ते मैडम, क्या दांत में तकलीफ है? क्या आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? नर्स ने मुस्कुराते हुए पूछा। लियू मेई ने बिना किसी भाव के अपना पहचान पत्र आगे बढ़ा दिया। नहीं, अभी मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। क्या आपने किसी डॉक्टर को चुना है? लियू मेई का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा रजिस्ट्रेशन डॉक्टर मू के पास कर दीजिए। जरूर, लेकिन आज डॉक्टर मू के मरीज बहुत ज्यादा हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लियू मेई हॉल में रखी लंबी बेंच पर जाकर बैठ गई। उसकी बेहतरीन खूबसूरती और कलाई पर बंधी पाटेक फिलिपे घड़ी ने आसपास बैठे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ लड़के तो उत्साह में धीमे स्वर में चीख भी पड़े। नर्स ने तुरंत उसकी एक तस्वीर चुपके से खींची और अस्पताल के ग्रुप में भेज दी। सब लोग जल्दी देखो, हॉल में एक परी जैसी खूबसूरत लड़की आई है। उसने खास तौर पर मूजी को टैग करते हुए लिखा, डॉक्टर मू, आपकी तो किस्मत खुल गई। क्या ये वही खूबसूरत लड़की नहीं है जो पिछली बार आपकी मरीज बनकर आई थी? लेकिन उस समय मुगे इतना व्यस्त था कि उसे मोबाइल देखने की भी फुर्सत नहीं थी। उसे यह भी नहीं पता था कि लियू मेई फिर से उसी का नंबर लेकर आई है। उधर कुछ खाली बैठे पुरुष, डॉक्टर और नर्सें बहाने बनाकर हॉल में आने लगे। वे जानबूझकर लियू मेई के सामने से गुजरते। जब उन्होंने उसकी बेमिसाल खूबसूरती अपनी आंखों से देखी तो सबकी आंखें फैल गईं। सबके मन में बस एक ही बात आई, इतनी खूबसूरत लड़की हमने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन लियू मेई ने आसपास उठती उन लालची निगाहों की ओर
एक बार भी नहीं देखा। वह बस सिर झुकाकर मोबाइल गेम खेलती रही। बचपन से ही वह लोगों की ऐसी निगाहों की आदी थी, इसलिए वह हमेशा ठंडे चेहरे के साथ रहती। उसका बर्ताव इतना रुखा और दूर दूर का होता कि ज्यादातर लड़के हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे। फिर भी हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मना करना मुश्किल होता है। एक फैशनेबल युवक उसके पास आया। उसने बगल में बैठी महिला को हटाया और लियू मेई के पास बैठ गया। वह बार बार उसकी खूबसूरत साइड प्रोफाइल को देख रहा था। धड़कते दिल के साथ उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैडम, क्या आप भी यही मोबाइल गेम खेलती हैं? लियू मेई ने सिर तक नहीं उठाया, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने फिर नरमी से वही बात दोहराई, लेकिन लियू मेई मूर्ति की तरह बैठी रही। उसने पलक तक नहीं झपकाई। युवक की इज्जत मिट्टी में मिल गई। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। इतने महंगे कपड़े और लाखों की घड़ी पहनने वाली लड़की में थोड़ा घमंड होना स्वाभाविक था। उसने मुस्कुराकर फिर पूछा, मैडम, आपका गेम किस लेवल तक पहुंच गया है? लगता है आप बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। इस बार लियू मेई ने धीरे से सिर उठाया। उसने ठंडी नजरों से उसे देखा और दांत भींचकर सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो। युवक वहीं जड़ हो गया। फिर शर्म और गुस्से में वहां से भाग निकला। रिसेप्शन की नर्स ने तुरंत ग्रुप में संदेश भेजा, दोस्तों, अभी अभी मैंने दुनिया का सबसे बुरा रिजेक्शन देखा। उस खूबसूरत लड़की ने सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो। बेचारे लड़के की हालत देखने लायक थी। इस घटना के बाद लियू मेई का गेम खेलने का मन भी नहीं रहा। उसने नजर उठाकर बुलावे वाली स्क्रीन की ओर देखा। अचानक उस पर लिखा नाम उसकी नजरों में आ गया, मुगे मुगे मुगे। उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। वह अचानक खड़ी हुई और तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ी जहां मुगे मरीज देख रहा था। वह बिना पलक झपकाए उस सफेद कोट पहने डॉक्टर को देखती रही। वह उसके भीतर उस पुराने इंसान की कोई झलक ढूंढना चाहती थी, लेकिन मुगे ने सफेद कोट पहन रखा था। चेहरे पर मास्क भी था। उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। लियू मेई ने खुद पर हंसते हुए होंठ भींच ली। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वही होता तो पहली मुलाकात में मुझे पहचान क्यों नहीं पाता? वह निराश होकर मुड़ने ही वाली थी कि तभी अंदर से एक आवाज आई, यह प्रक्रिया थोड़ी दर्द कर सकती है। अगर सहन ना हो तो हाथ उठाकर बता दीजिए। लियू मेई वहीं ठिठक गई। ये आवाज बिल्कुल उसकी यादों वाले मूजी जैसी थी। वह तुरंत पलटी। उसकी नजरें उस व्यस्त डॉक्टर पर टिक गईं। नाम भी वही, पेशा भी वही, और आवाज भी इतनी मिलती जुलती। क्या वह सचमुच वही मुगे हो सकता है जिसे वह 7 साल से भूल नहीं पाई थी? क्या उसके जाने के बाद उसने अपनी मां का उपनाम अपना लिया था? लियू मेई का मन हुआ कि वह तुरंत जाकर उसका मास्क उतार दे और सच्चाई अपनी आंखों से देख ले। तभी एक नर्स उसके पास आई। मैडम, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उसी समय मूगी ने भी सिर उठाया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। मूग एक पल के लिए वहीं जड़ हो गया। वह फिर से आ गई। क्या उसे किसी बात का शक हो गया है? लियू मेई लगातार उसकी आंखों में देखती रही। उसने जरा भी नजरें नहीं हटाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी मुगे ने अपने घबराए हुए मन को छिपाते हुए शांत स्वर में कहा, मैडम, क्या बात है? क्या आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? लियू मेई उसकी हर प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रही थी। मूजी ने कहा, अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो कृपया पीछे प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठिए। इतना कहकर उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसमें दोबारा उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने गहरी सांस ली, फिर इलाज जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थीं। उसे झुककर ऐसे दिखाना पड़ा जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। उधर लियू मेई वहीं मूर्ति की तरह खड़ी रही। उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। आखिर नर्स ने फिर से उसे याद दिलाया। तब जाकर लियू मेई चुपचाप मुड़ी और वहां से चली गई। उसके जाते ही मुगे ने राहत की सांस ली। वह कंप्यूटर के पास गया और सूची देखी। जैसा उसने सोचा था, लियू मेई ने सचमुच फिर से उसी का नंबर लिया था और वह आखिरी मरीज थी। यानी उसे छुट्टी होने तक इंतजार करना होगा। उस जैसी अमीर लड़की इतनी देर तक कैसे इंतजार कर सकती है? जब तक उसे सच में मुझ पर शक ना हो गया हो। पूरी सुबह मुगे का मन कहीं और ही लगा रहा। अच्छी बात यह थी कि ज्यादातर मरीजों की छोटी मोटी समस्या थी, वरना शायद कोई बड़ी चिकित्सकीय गलती हो जाती। लंबे इंतजार के बाद आखिर लियू मेई की बारी आ गई। मुगे पहले ही अपने मन को तैयार कर चुका था। उसने पूरी तरह पेशेवर अंदाज में पूछा, क्या तकलीफ है? क्या वही अक्ल दाढ़ फिर दर्द कर रही है? लियू मेई उसकी ओर देखते हुए बोली, अब भी दर्द हो रहा है, मैं इसे निकलवाना चाहती हूँ। मुगे ने जांच की, फिर कंप्यूटर पर तेजी से टाइप करते हुए बोला, दांत निकालने, एनेस्थीसिया और बाकी शुल्क मिलाकर कुल 500 से थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्या आपको मंजूर है? हाँ, ठीक है, तो कृपया उपचार वाली कुर्सी पर लेट जाइए। मुगे ने सिर झुकाकर इलाज की तैयारी शुरू कर दी। उधर लियू मेई बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। उसका मन कर रहा था कि किसी तरह उस मोटे मास्क के पीछे छिपा चेहरा देख ले, लेकिन मुगे पूरे समय नजरें झुकाए रहा। उसने एक बार भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, फिर बड़ी सफाई से अक्ल दाढ़ निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसा छोटा सा ऑपरेशन उसके लिए बिल्कुल आसान था। इस समय लियू मेई को दर्द का डर भी याद नहीं रहा।
उसका पूरा ध्यान सिर्फ मूगे की उन आंखों पर टिका था जो मास्क के ऊपर दिखाई दे रही थीं। बहुत ज्यादा मिलती जुलती थीं। ये आंखें उसकी यादों वाले मूगे जैसी ही थीं। लेकिन अगर सचमुच वही था तो फिर वह उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रहा था? तभी दांत की हड्डी में तेज खिंचाव महसूस हुआ। दर्द के कारण ल्यू मे को मजबूर होकर अपनी नजरें हटानी पड़ी। मू जी ने जल्दी से उसके मुंह में खून रोकने के लिए रुई रखी, फिर जरूरी हिदायतें देकर वापस कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ गया। ल्यू मे धीरे धीरे उठी, फिर अनजाने में उसके पास आकर खड़ी हो गई। आपकी पर्ची तैयार है, भुगतान काउंटर पर जाकर शुल्क जमा कर दीजिए। मूगी ने सिर झुकाए हुए पर्ची उसकी ओर बढ़ा दी। ल्यू मे की नजरें उसके हाथ पर टिक गईं। उसने उस साफ उभरी हुई उंगलियों वाले हाथ को ध्यान से देखा। वह कोई पुरानी पहचान ढूंढ रही थी। उसे हल्का सा याद था, मूगे के दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच एक हल्का भूरा तिल था। उसने उस जगह को न जाने कितनी बार चूमा था। लेकिन इससे पहले कि वह ठीक से देख पाती, मू जी ने तुरंत पर्ची मेज पर रख दी। जैसे बिजली छू गई हो, उसने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। धन्यवाद। ल्यू मेई ने पर्ची उठाई। उसने आखिरी बार गहरी नजर से मूगे को देखा, फिर मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही मूगे जैसे पूरी तरह टूटकर कुर्सी पर बैठ गया। उसके शरीर की सारी ताकत मानो निकल चुकी थी। वह खुद को समझाने लगा, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, शायद उसने मुझे पहचाना नहीं। तभी बगल में खड़े शाओ सॉन्ग ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर मू, जल्दी ग्रुप देखिए। सब लोग कह रहे हैं कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत लड़की को इतने करीब से देखने का मौका मिला। मूगे ने धीरे से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर फिर से ल्यू मेई की वही बेदाग खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। उसका मन फिर से बिखर गया। अभी कुछ देर पहले वह उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन उसमें एक बार भी उसका चेहरा ठीक से देखने की हिम्मत नहीं हुई। अब मोबाइल की स्क्रीन के पीछे छिपकर वह बेझिझक उसकी तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। वह बिल्कुल पहले जैसी ही थी। उसने अपना सफेद कोट उतारा और घर जाने की तैयारी करने लगा। डॉक्टर शेन, मैं चलता हूं, कल मिलते हैं। मूगे ने अपने सहकर्मियों से विदा ली, लेकिन जाते जाते भी उसने फिर से वही तस्वीर खोल ली। वह उसकी आंखों और चेहरे को देर तक देखता रहा। ग्रुप में किसी ने लिखा, उस खूबसूरत लड़की ने एक लड़के को सिर्फ एक शब्द कहकर भगा दिया। बहुत ही सख्त स्वभाव है उसका। मूगे के होंठों पर हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। ल्यू मेई सचमुच बिल्कुल नहीं बदली। जो भी उससे प्यार का इजहार करता है, वह कभी उस पर दया नहीं करती। उसे याद आया, स्कूल के दिनों में एक लड़के ने अपने हाथों से उसके लिए केक बनाया था, लेकिन ल्यू मेई ने सबके सामने वह केक उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया था। बेचारा लड़का वहीं रो पड़ा था। वह हमेशा से ऐसी ही थी, अपनी मर्जी से जीने वाली, घमंडी और बेपरवाह। इसी बीच उसकी सहकर्मी जंग चैन दरवाजे से गुजरी। डॉक्टर मू, अभी तक नहीं निकले? मूगे ने समय देखा। शाम के 6 बज चुके थे। उसे लगा कि ल्यू मेई अब तक जा चुकी होगी। वह खड़ा हो गया। हाँ, अब चलता हूं। झांग केन ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाबी हिलाते हुए पूछा, चलो तुम्हें रास्ते में छोड़ दूं? मूगे मुस्कुराया, ठीक है, मैं भी एक खरीदने की सोच रहा हूं। अच्छा रहेगा, पहले चलाकर देख लूं। दोनों बातें करते हुए अस्पताल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, दोनों की नजर सामने खड़ी ल्यू मेई पर पड़ी। मूगे का पूरा शरीर एक पल में जम गया। दोनों की नजरें आमने सामने थीं, मानो हवा भी रुक गई हो। अब उसके बाल छोटे हो चुके थे। वह मोटा काला चश्मा भी नहीं पहनता था, लेकिन उस चेहरे को चाहे राख भी बना दिया जाए, ल्यू मेई फिर भी पहचान लेती। वह वही मूगे था। झांग केन ने उसकी घबराहट महसूस की। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या वह खास तुम्हें ढूंढने आई है? मूगे का गला सूख गया। कई सेकंड बाद उसने मुश्किल से कहा, नहीं, चलो जल्दी चलते हैं। उसने दांत भींच लिए। बिना उसकी ओर देखे वह तेजी से ल्यू मेई के पास से निकल गया। ल्यू मेई को लगा था वह कम से कम रुककर एक शब्द तो कहेगा, लेकिन वह ऐसे गुजर गया जैसे सामने कोई अजनबी खड़ा हो। उसने अपनी आंखों से देखा, मूगे आराम से दूसरी औरत की इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ गया। जो औरत उसके साथ हंसते बोलते जा रही थी, शायद वही उसकी पत्नी थी। यह सोचते ही ल्यू मेई के दिल में ठंड की एक लहर दौड़ गई। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वह अस्पताल के दरवाजे पर अकेली खड़ी रह गई, एक निर्जीव मूर्ति की तरह। दांत में लगी सुन्न करने वाली दवा का असर धीरे धीरे उतरने लगा। जख्म का दर्द लौट आया, लेकिन वह दर्द उसके दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। उधर इलेक्ट्रिक स्कूटर शाम की ठंडी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। जंगचन ने उत्सुकता से पूछा, अभी जो खूबसूरत लड़की थी, क्या वही तुम्हारी मरीज है? मूगे ने खोए हुए स्वर में सिर्फ इतना कहा, हाँ। जांग चेन हंसते हुए बोली, सच में बहुत खूबसूरत है। अब समझ आया कि सब लोग क्यों कह रहे थे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वह लगातार मजाक करती रही, लेकिन काफी देर तक मूजी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वह हैरानी से पीछे मुड़ी। मूगे ने तुरंत सिर हिला दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। दिल में न जाने क्यों अजीब सी घबराहट थी। फिर उसने कहा, मुझे आगे उतार देना, मुझे सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीदना है। जांग चेन ने ब्रेक दबा दिए। क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूं? नहीं,
मुझे काफी देर लगेगी, बाद में मैं बस से चला जाऊंगा। मुगे फुर्ती से स्कूटर से उतरा। वह अकेले सुपरमार्केट के बाहर रखी आराम वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में बार बार अभी अभी का दृश्य घूम रहा था। क्या उसने सचमुच मुझे पहचान लिया था? लेकिन शुरुआत से आखिर तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। शायद उसे लगा होगा कि अब बात करने की कोई जरूरत नहीं रही। आखिर सबसे पहले तो मैंने ही उसे अनदेखा किया था। उसके जैसी घमंडी इंसान को मेरे इस ठंडे व्यवहार से जरूर ठेस पहुंची होगी। छोड़ो, वैसे भी अब हमारा एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। 7 साल बीत चुके हैं। उसकी शानदार जिंदगी में मैं ज्यादा से ज्यादा एक गुजरता हुआ मुसाफिर ही था। मुझे हल्का सा मुस्कुराया, फिर उठकर बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसके बैग में रखा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम था जियांग चाओ। मुगे, तुम्हें पता है, कल रात कोई तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरे पास तक पहुंच गया था। कौन? मुगे ने जूते उतारते हुए लापरवाही से पूछा। और कौन? ल्यू मे। वह तुम्हारे बारे में पागलों की तरह पूछताछ कर रही थी। मुगे का पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। वह ड्राइंग रूम के बीचों बीच जड़ होकर खड़ा रह गया। ल्यू मेई, वह आज भी उसे ढूंढ क्यों रही थी? क्या आज उसका क्लिनिक आना सिर्फ एक संयोग नहीं था? उधर जियांग चाओ लगातार बोलता रहा। तुम्हारा पता लेने के लिए उसने यह तक झूठ बोला कि तुम बीमार हो। मैंने भी उसे साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा बच्चा भी है। उम्मीद है इसके बाद उसने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। मुगे ने धीमे से कहा। नहीं, वह मेरे पास नहीं आई। अच्छा है, जांग चाओ ने गंभीर स्वर में कहा। उस जैसी खतरनाक औरत से जितना दूर रह सको उतना अच्छा है। मुगे ने मशीन की तरह जवाब दिया। मैं समझ गया। फोन रखने से पहले जियांग चाओ ने फिर कहा, हाँ एक बात और, मुआंटी ने कहा है कि कल घर आ जाना। वह तुमसे संपर्क नहीं कर पा रही हैं। फोन कटने के बाद मुगे ने मोबाइल कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे लटक गया। तो सचमुच वह पूरी तैयारी करके आई थी। लेकिन इतने साल बाद वह आखिर चाहती क्या थी? क्या वह पुराना रिश्ता फिर से जोड़ना चाहती थी, या सिर्फ बीते दिनों के बारे में जानना चाहती थी? सच चाहे जो भी हो, अब उसके मन में सिर्फ एक ही भावना बची थी, भाग जाना। वह पूरी कोशिश से उसे भूलना चाहता था, लेकिन 7 साल बाद भी जैसे ही वह याद छू गई, हर दृश्य फिर से आंखों के सामने ताजा हो उठा। 12वीं कक्षा में वह नाम का उसका बॉयफ्रेंड बन गया था, लेकिन वह रिश्ता सिर्फ दिखावे का था। दोनों ने अकेले में शायद ही कभी ठीक से बात की हो। फिर भी ल्यू मेई हमेशा जिद करके कहती थी कि वही उसका असली बॉयफ्रेंड है। पूरे स्कूल में कोई भी सच्चाई समझ नहीं पाता था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म होने के बाद मुगे ने सोचा था कि यह अजीब नाटक अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक ल्यू मेई ने उसे बार बार फोन करके के टीवी बुला लिया। उसे एक दीवाने आशिक से छुटकारा पाने के लिए उसकी मदद चाहिए थी। मुगे ने ज्यादा नहीं सोचा। वह अपनी पुरानी साइकिल पर तेजी से वहां पहुंच गया, पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ। उसने आलीशान निजी कमरे का दरवाजा खोला। अंदर फैशनेबल लड़के लड़कियां, महंगे कपड़े और तेज इत्र की खुशबू फैली हुई थी। मुगे ने अपने साधारण कपड़ों की ओर देखा। वह झिझकते हुए दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। उसी समय बीच में बैठी ल्यू मेई ने बिना किसी भाव के उसकी ओर हाथ हिलाया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, ल्यू मेई ने उसका कंधा पकड़ लिया। फिर उसने सामने बैठे एक लड़के की ओर देखकर कहा, अच्छी तरह देख लो, यही मेरा असली बॉयफ्रेंड है। सामने बैठा लड़का किसी अमीर घर के राजकुमार जैसा दिखता था। उसने मुगे को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर तिरस्कार से हंस पड़ा। ल्यू मेई, तुम मुझे ऐसे आदमी से बेवकूफ बना रही हो। अगर मना ही करना था तो कम से कम कोई ढंग का बहाना बनाती। मुगे ने शर्म से सिर झुका लिया। उसे लगा वह धूल के एक छोटे से कण जैसा है। ल्यू मेई जैसी चमकदार लड़की के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन ल्यू मेई ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्यों, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? इतना कहते ही उसने अचानक मुगे के सिर के पीछे हाथ रखा, फिर पंजों के बल उठकर सीधे उसके होठों पर जोर से चूम लिया। यह चुंबन बेहद अचानक और जोशीला था। मुगे का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। वह वहीं का वहीं खड़ा रह गया। इसके बाद ल्यू मेई ने बिल्कुल सामान्य भाव से उसे छोड़ दिया। फिर लापरवाही से बोली, अब तो यकीन हो गया होगा। सामने वाला लड़का साफ तौर पर इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। ल्यू मेई, तुम सचमुच पागल हो गई हो। तुम्हें इस तरह के बदसूरत आदमी से प्यार हो गया। वह गुस्से में अपना कोट उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। सबके सामने मुझे बदसूरत कहकर अपमानित किया गया। मैं शर्म से चाहता था कि उसी समय जमीन में समा जाऊं, लेकिन किसने सोचा था पूरे स्कूल की सबसे मशहूर लड़की ल्यू मेई अचानक खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मैंने घबराकर हाथ हिलाया। मैं अपनी साइकिल से आया हूँ। उसने भौं उठाकर पूछा, तुम्हारी साइकिल पर 2 लोग बैठ सकते हैं? अगले ही पल वह अपनी लंबी टांग बढ़ाकर मेरी साइकिल पर बैठ गई। मैं मजबूर होकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया। घर लौटते समय उसने अचानक जोर से ब्रेक लगाया। एक पैर जमीन पर टिकाकर उसने साइकिल रोक दी। फिर हल्का सा मेरी ओर मुड़कर बेपरवाही से पूछा, अभी तो शाम ही हुई है,
घर जाने से पहले कहीं घूमने चलें? मैं पूरी तरह घबरा गया। मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, हैं? वो झुंझलाकर बोली, हैं क्या? कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी खत्म हो गई, अब भी घर जाकर पढ़ाई करोगे क्या? तभी मुझे याद आया, पिछली बार जब उसने मुझे बुलाया था तब मैंने पढ़ाई का बहाना बनाकर मना कर दिया था। असल में मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि उसके जैसे इंसान के साथ कैसे रहा जाए। हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग थे। मैं फिर कोई बहाना बनाने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसने साइकिल मोड़ी और मुझे सीधे वेटलैंड पार्क ले गई। उस दिन के बाद वह अक्सर मुझे मिलने बुलाने लगी। उसका कारण भी अजीब था। मेरे सारे दोस्त जा चुके हैं, मुझे बहुत बोरियत हो रही है, और मैं सचमुच उसकी बातों पर यकीन कर बैठा। गर्मियों की छुट्टियों के आखिरी दिन जब हम दोनों अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटी जाने वाले थे, उसने फिर मुझे वेटलैंड पार्क बुलाया। रात होने के बाद वह अचानक मेरा हाथ पकड़कर एक अंधेरे पेड़ों वाले हिस्से में ले गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी लियू मेई अचानक मेरी ओर मुड़ी और उसने मुझे चूम लिया। उसी दिन से हम दोनों सचमुच एक दूसरे के साथ थे। हालांकि हम अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन वह हर दिन मुझे फोन करती थी। जैसे ही छुट्टियां होती वह उड़कर मुझसे मिलने आ जाती। लियू मेई के साथ प्यार के उन सालों में मुझे लगता था जैसे मैं किसी मीठे सपने में जी रहा हूं। सब कुछ इतना अच्छा था कि सच जैसा नहीं लगता था। मैं पूरी तरह उससे प्यार करने लगा था। मुझे लगता था हमारा रिश्ता अब कभी नहीं टूटेगा। कॉलेज के दूसरे साल की गर्मियों में जब उसने मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई तो मैंने एक पल भी नहीं सोचा। लेकिन जब मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में डूबा हुआ था, तभी उसने बहुत हल्के से एक बात कही, बस मजे के लिए था। ये 4 साधारण से शब्द मेरे दिल में झर से भरे चाकू की तरह उतर गए। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। इतने समय तक साथ रहने के बाद भी उसने कभी नहीं कहा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने कभी यह भी नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब मुझे एहसास हुआ मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं सिर्फ उसका समय बिताने का एक खिलौना था। उस पल मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। इसलिए गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही मैंने एक बहाना बनाया और उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लिया। अब 7 साल बीत चुके हैं। मुझे लगता था मैं सब भूल चुका हूं, लेकिन आज उसे फिर से देखकर दिल फिर उसी तरह टूटने लगा। उधर लियू मेई को खुद भी याद नहीं था कि वह घर कैसे पहुंची। घर पहुंचते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पूरा दिन उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। उसकी मां सुक्यूयुए दरवाजे के बाहर बेचैनी से चक्कर काटती रहीं। आखिर उन्होंने तुरंत उसके बड़े भाई लियूसी को फोन किया। लियू मेई को आखिर क्या हो गया है? उसका कहीं ध्यान नहीं है, रात का खाना भी नहीं खाया। फोन पर लियूची ने अंदाजा लगाया, क्या आपने लोग फिर उस पर शादी का दबाव डाला है? उसका स्वभाव तो जानते ही हैं, जितना दबाव डालोगे उतना ही विरोध करेगी। लेकिन सुक्यूयुए की अगली बात सुनकर लियूची भी चुप हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तुम बताओ, लियू मेई अब 27-28 साल की हो गई है, आज तक उसने शादी नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे तुमसे ही प्यार हो गया हो? लियूसी जोर से हंस पड़ा। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था। सच? सुक्यूयुए की आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल उन्हें एक और बात समझ में आई। वह पहले से भी ज्यादा गंभीर थी। मतलब उस लड़के से अलग होने के बाद पूरे 7 साल तक उसने किसी और से प्यार ही नहीं किया? सुक्यूयुए ने गहरी सांस ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे उस रिश्ते से इतनी चोट लगी कि उसके मन पर हमेशा के लिए असर पड़ गया? माँ की बात सुनकर लियूसी को भी लगा कि मामला सचमुच गंभीर है। सुक्यूयु ने तुरंत फैसला कर लिया, नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा कि वह लड़का कौन था और उस समय आखिर हुआ क्या था। हालांकि लियूची को उस लड़के का नाम नहीं पता था, लेकिन उसने एक जरूरी सुराग दिया। लियू मेई की बचपन की दोस्त जो चेन जरूर सब जानती होगी। सुक्यूए ने तुरंत फोन काटा और बिना देर किए जो क्वियन को कॉल लगा दी। उन्होंने सीधे पूछा, श्याओ जो, आंटी तुमसे एक बात पूछना चाहती हैं। कॉलेज में लियू मेई का जो बॉयफ्रेंड था, क्या तुम उसे जानती हो? लेकिन जो चेन की प्रतिक्रिया उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। वह तुरंत बोली, सु आंटी, आप भी यही बात पूछ रही हैं? लियू मेई, क्या वह आज तक उस लड़के को नहीं भूल पाई? यह सुनकर सुक्यूयुए पूरी तरह सन्न रह गई। तो क्या आज उनकी बेटी की यह हालत सचमुच 7 साल पहले वाले उसी लड़के की वजह से थी? उन्होंने जल्दी से पूछा, आखिर हुआ क्या था? लेकिन झो क्वियन ने पहले उल्टा सवाल किया, आंटी लियू मेई को हुआ क्या है? उसका दिल अचानक बैठ गया। कुछ दिन पहले जब लियू मेई बुरी तरह नशे में थी, तभी उसने पहली बार सच बताया था कि वह आज भी 7 साल पहले वाले उस लड़के को भूल नहीं पाई है। तब झो क्वियन ने उसे समझाया था, वह तो बिल्कुल साधारण सा लड़का था, वह तुम्हारे लायक नहीं था। और वैसे भी मैंने पता कर लिया है, मुगे की शादी बहुत पहले हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। उसे लगा था एक रात रो धोकर और शराब पीकर लियू मेई सब भूल जाएगी, लेकिन उसकी माँ का यह फोन आने के बाद उसके मन में भी डर बैठ गया। सुक्यूयुए ने भारी आवाज में बताया कि लियू मेई शराब पीकर घर लौटी, दांत निकलवाने का बहाना बनाया, फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया और तब से किसी से ठीक से बात भी नहीं कर रही। उनकी आवाज कांप रही थी। श्याओ जो, आंटी को सच सच बताओ, लियू मेई को आखिर हुआ क्या है?
तब जो चेन ने पूरी सच्चाई बताई। उस लड़के का नाम मुगे था। वो एक बहुत साधारण परिवार का और बिल्कुल सामान्य दिखने वाला लड़का था। जब लियू मई उसके साथ थी तो यह देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। सबको लगता था कि वह बस उसके साथ खेल रही है। लेकिन कल रात जब उसने नशे में दिल की बात कही तब मुझे समझ आया कि वह आज तक मुगे को नहीं भूल पाई है। यह सुनते ही सू क्यूयुए घबरा गई। अगर वह आज भी उसे भूल नहीं पाई तो फिर जाकर उसे वापस क्यों नहीं ले आती। लेकिन जो क्वियन की अगली बात सुनते ही सू क्यूयुए के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब बहुत देर हो चुकी है। जो चेन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ब्रेकअप हुए पूरे 7 साल हो गए। उसकी तो बहुत पहले शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। यह सुनकर सू क्यूयू का दिल बैठ गया। उन्हें इतनी बेचैनी हुई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अगर उस समय उनकी बेटी ने थोड़ा और हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज वह बच्चा उनका नाती होता। फोन रखते ही वह तुरंत लियू मई के कमरे के दरवाजे तक दौड़ी। घबराकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खुला तो सामने लियू मई बेहद थकी और टूटी हुई दिखाई दी। सू क्यूयू ने दर्द भरी आवाज में कहा, लियू मई, शाओजोउ ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है। अब तुम्हें भी उसे भूल जाना चाहिए। माँ, बस कीजिए। लियू मई ने झुंझलाकर उनकी बात बीच में ही काट दी, फिर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपनी माँ की सारी चिंता भी उसी दरवाजे के बाहर छोड़ दी। उधर मुगे की जिंदगी मानो पहले जैसी ही चल रही थी। हालांकि लियू मई ने उसे पहचान लिया था, जिससे उसके मन में हलचल जरूर हुई, लेकिन वह जल्द ही फिर शांत हो गया। लियू मई अब उसके अतीत का हिस्सा थी। वह दोबारा उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उस दिन काम खत्म होने के बाद वह अस्पताल से एक 4-5 साल के छोटे लड़के के साथ बाहर निकला। वह उसके सहकर्मी का बेटा डाउ दाऊ था। डाउ दाऊ को इतने मासूम और प्यारे ढंग से देखते हुए मू जी के मन में अचानक एक ख्याल आया। अगर उस समय उसका और लियू मई का रिश्ता नहीं टूटा होता तो शायद आज उनका भी एक बच्चा होता। मूगो ने मुस्कुराकर पूछा, दाऊ दाऊ, क्या तुम मनोरंजन पार्क चलना चाहोगे? दाऊ दाऊ की आंखें खुशी से चमक उठीं। इसलिए मूगे उसे अस्पताल के सामने वाले मनोरंजन पार्क ले गया। दोनों ने मेरी गो राउंड की सवारी की, बम पर कार भी चलाई। मूगे के चेहरे पर लंबे समय बाद इतनी कोमल मुस्कान दिखाई दी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थोड़ी दूर खड़ी एक जोड़ी आंखें लगातार उसे देख रही थीं। वहां लियू मई खड़ी थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह जाने क्यों उसके पीछे पीछे यहां तक चली आई। डूडू खेलते खेलते बहुत खुश था। तभी एक शरारती बच्चा तेजी से भागता हुआ आया और सीधे डूडू से टकरा गया। डूडू जमीन पर गिर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन वह बच्चा पीछे मुड़कर देखने के बाद बिना कुछ कहे भागने लगा। मूगे ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, किसी को गिराकर बिना माफी मांगे ऐसे चले जाते हैं क्या? लेकिन उस बच्चे ने अपनी गलती मानने के बजाय मूगे पर थूक दिया, उसे लात भी मारी और गंदी गालियां देने लगा। मूगे का धैर्य टूटने ही वाला था कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने मूगे को जोर से धक्का दिया और चिल्लाकर बोला, इतने बड़े होकर छोटे बच्चे को डराते हो? जरा भी शर्म नहीं आती? मूगे कुछ समझाने ही वाला था, लेकिन सामने वाले ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह आदमी इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि आसपास के सभी लोग उधर देखने लगे। तभी एक मोटी औरत गुस्से में वहां आ पहुंची। तुमने मेरी बेटी को मारा? माँ बाप का साथ मिलते ही वह शरारती बच्चा और भी बदतमीज हो गया। वह मुग्गे की तरफ मुंह बनाकर बोला, तुम मुझे मारना चाहते थे। बेवकूफ! मुगे तुरंत समझ गया कि उसका सामना बदतमीज लोगों से हुआ है। डॉ डॉ की सुरक्षा के लिए उसने गुस्सा पी लिया और कहा, माफ कीजिए, मेरी गलती थी। मोटी औरत ने घमंड से नाक सिकोड़ ली, फिर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जाने लगी। रुको! अचानक एक ठंडी और सख्त आवाज गूंजी। उस आवाज ने उनका रास्ता रोक दिया। मोटी औरत ने सिर उठाकर देखा। उसके सामने खड़ी महिला उससे लगभग आधा सिर लंबी थी। महंगा प्रोफेशनल सूट और बेहद दबदबे वाला व्यक्तित्व। उसे देखते ही साफ पता चल रहा था कि यह कोई साधारण औरत नहीं है। मूगे ने भी सिर उठाकर देखा। चेहरा देखते ही वह पूरी तरह जड़ हो गया। वह लियू मई थी। वह यहां कैसे आ गई? मोटी औरत ने गुस्से में बाहें चढ़ाईं। क्या है, बहुत समाज सेवा सूझ रही है? लियू मई ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह ठंडे स्वर में बोली, उसे उस छोटे लड़के से माफी मांगने दो। मोटी औरत चीख कर बोली, हम माफी नहीं मांगेंगे, जो करना है कर लो। लियू मई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे उसे एक तरफ धक्का दिया, फिर उस शरारती बच्चे के कपड़े पकड़कर उसे घसीटते हुए मूगे के सामने ले आई। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। माफी मांगो! मोटी औरत धक्का लगने से लड़खड़ा गई। संभलते ही वह गुस्से से चिल्लाई और हाथ उठाकर लियू मई के चेहरे पर थप्पड़ मारने दौड़ी। लियू मई ने बिना घबराए बच्चे को छोड़ दिया। एक कदम हटकर उसने थप्पड़ आसानी से बचा लिया। वह बच्ची जमीन पर गिर गई। उसकी चमड़ी छिल गई और वह जोर जोर से रोने लगी। अपनी बेटी को घायल देखकर मोटी औरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह पागलों की तरह लियू मई पर टूट पड़ी। मूगे का दिल मुंह को आ गया। उसने जल्दी से डॉ डॉ को दूर किया, फिर तुरंत पुलिस को फोन लगाया। हेलो पुलिस, हाई चेंग अस्पताल के सामने वाले मनोरंजन पार्क में मारपीट हो रही है। फोन रखने के बाद
उसने डूडू को समझाया, तुम यहीं रुको, मैं उस दीदी की मदद करके आता हूँ। इतना कहकर वह दांत भींचते हुए लड़ाई की तरफ दौड़ पड़ा। उसने देखा ल्यू मेई और वह मोटी औरत हाथापाई कर रही थी। मूगे घबराकर चिल्लाया, बस करो ल्यू मेई। लेकिन जैसे ही ल्यू मेई ने उसकी आवाज सुनी, उसके वार और भी तेज हो गए। जब मोटी औरत हारने लगी, तभी वह अधेड़ आदमी अचानक दौड़ कर आया। उसने पीछे से ल्यू मेई को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मार डाला, सब लोग आओ, ल्यू मेई लोगों को मार रही है। ल्यू मेई का शरीर बुरी तरह जकड़ लिया गया। मोटी औरत ने मौका मिलते ही एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। मूजी से यह देखा नहीं गया। उसने दांत भींचे और दौड़कर उस आदमी के बाल पकड़ लिए। दर्द से वह आदमी तुरंत ल्यू मेई को छोड़ बैठा। फिर वह मुड़कर मूगे से भिड़ गया। अब ल्यू मेई पूरी तरह आजाद थी। उसने एक ही लात में मोटी औरत को जमीन पर गिरा दिया। वह दोबारा उठ ही नहीं पाई। फिर उसने उस आदमी को जोर से धक्का दिया और मूगे को जमीन से उठाया। लेकिन वह मोटी औरत जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी, लोगों देखो, ये पति पत्नी मिलकर हमें मार रहे हैं। ल्यू मेई ने दूर लगे सीसीटीवी कैमरे की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में बोली, नाटक बंद करो। अगर इंटरनेट पर बदनाम होने से डर नहीं लगता तो ऐसे ही करती रहो। मैं आज की पूरी घटना पूरे इंटरनेट पर पहुंचा दूंगी। फिर सबको पता चल जाएगा कि सही कौन है और गलत कौन। यह सुनते ही मोटी औरत की आवाज बंद हो गई। आसपास खड़े लोगों की उंगलियां उसकी तरफ उठने लगीं। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वह अपनी बेटी को उठाकर चुपचाप निकलना चाहती थी, लेकिन ल्यू मेई ने फिर उनका रास्ता रोक लिया। रुको, माफी मांगे बिना कोई नहीं जाएगा। उसी समय दूर से पुलिस की सायरन की तेज आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी रुकी, मूगे ने तुरंत मोटी औरत के परिवार की ओर इशारा करते हुए कहा, पुलिस अधिकारी, सबसे पहले इन्हीं लोगों ने हाथ उठाया था। पुलिस ने एक नजर डाली। मोटी औरत का चेहरा सूजा हुआ था। ल्यू मेई के चेहरे पर भी हल्की सूजन थी। मोटी औरत अभी सफाई देने ही वाली थी कि पुलिस वाले ने हाथ उठाकर कहा, सबको थाने चलना होगा। मूगे ने जल्दी से कहा, क्या मैं पहले बच्चे को उसके घर छोड़ाऊं? पुलिस ने अनुमति दे दी। वह तुरंत डूडू की ओर दौड़ पड़ा। ल्यू मेई भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन एक पुलिस वाले ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। आप नहीं जा सकती, पहले हमारे साथ थाने चलिए। ल्यू मेई के होंठ हिले, लेकिन न जाने क्यों इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप मुड़ी और पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। मूगे ने सबसे पहले यिंग जी को फोन करके माफी मांगी, लेकिन यिंग जे ने उसे डांटने के बजाय कहा, मैं खुद थाने जाकर उस भले इंसान का धन्यवाद करना चाहती हूँ। यह सुनकर मूगे का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत कहा, जरूरत नहीं है यिंग जे, वह मेरी दोस्त है, मैं आपकी तरफ से उसे धन्यवाद कह दूंगा। यिंग जे ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ठीक है, फिर किसी दिन मैं तुम्हारी उस दोस्त को खाने पर बुलाऊंगी। फोन रखने के बाद मूगे ने यिंग जे और दो से विदा ली और बिना रुके सीधे थाने पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि ल्यू मेई और वह मोटी औरत अभी भी आमने सामने खड़ी थी। पुलिस समझौता करवाने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि मामला आपस में ही निपट जाए, लेकिन ल्यू मेई की सिर्फ एक ही मांग थी, पहले माफी मांगो। दूसरी तरफ मोटी औरत ने मुंह खोलते ही कहा, 1 लाख नहीं तो कम से कम 10,000 रुपये मुआवजा चाहिए। ल्यू मेई गुस्से से हंस पड़ी। उसने तुरंत अपने वकील को फोन कर दिया और कहा कि वह इस परिवार पर मुकदमा करेगी। इतने में मूगे वहां पहुंचा। बिना कुछ कहे उसने सामने वाले से पूछा, आपको कितना मुआवजा चाहिए? मोटी औरत ने ठोड़ी उठाकर कहा, मेरी ये हालत हुई है, 10,000 से कम नहीं। मूगे ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं आपको 10,000 देता हूं। ये कहकर उसने सचमुच अपना बैंक कार्ड निकाल लिया। ल्यू मेई ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वह भौहें सिकोड़ कर बोली, तुम क्या कर रहे हो? उन्हें 1 पैसा भी मत देना। लेकिन मूगे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि यह मामला और लंबा चले? क्या तुम कई दिन थाने के चक्कर लगाना चाहती हो? ल्यू मेई ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इसे संभाल लूंगी। इतने में उसका वकील भी पहुंच गया। ल्यू मेई ने उसे कुछ बातें समझाईं, फिर मूगे का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। मोटी औरत पीछे आने लगी, लेकिन वकील ने उसका रास्ता रोक लिया। मैडम, अब आगे की बात मुझसे कीजिए। थाने से बाहर निकलते ही मूगे ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और उससे ऐसे दूर हट गया मानो किसी मुसीबत से बच रहा हो। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार ल्यू मेई ने ही चुप्पी तोड़ी। तुम्हारा बेटा ठीक है? बेटा? मूगे का दिल धड़क उठा। उसे जांग चाओ की कही हुई बात याद आ गई। उसने सोचा, गलतफहमी बनी रहने देना ही बेहतर है। उसने नजरें झुका लीं। अब वह ठीक है। आज मदद करने के लिए धन्यवाद। ल्यू मेई के दिल में फिर एक टीस उठी। उसने पूछा, और तुम्हारी पत्नी? इतनी बड़ी बात हो गई, वह क्यों नहीं आई? मूगे ने शांत स्वर में कहा, वह घर पर बच्चे का ख्याल रख रही है। ल्यू मेई का गुस्सा फिर भड़क उठा। तुम्हें यह छोटी बात लगती है? तुम और तुम्हारा बेटा आज पिट ही जाते। अगर मैं वकील नहीं बुलाती तो आज तुमसे पैसे भी ऐंठ लिए जाते। मूगे ने भी बिना झिझके जवाब दिया, अगर तुम पहले हाथ नहीं उठाती तो मुझे थाने आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ल्यू मेई उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप रह गई, फिर बोली, तो तुम्हारे हिसाब से
मैंने बेवजह दखल दिया। मूगी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम आज भी पहले जैसी ही हो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम्हें जवाब देना नहीं आता। उसने अपनी मुट्ठी भींची, फिर धीरे से कहा, जो भी हो, आज के लिए फिर भी धन्यवाद। लियू मेई ने तुरंत पूछा, तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे? मूगे के मुंह से बिना सोचे निकल गया, तुम बताओ कैसे करना चाहती हो? इतना कहते ही दोनों एक साथ चुप हो गए। यह सवाल उन्हें पल भर में 7 साल पीछे ले गया। तब वह मुस्कुराकर कह सकती थी, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, लेकिन आज उसे ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं था। काफी देर बाद लियू मेई ने भारी आवाज में कहा, मुझे खाना खिला दो, मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया। लेकिन मूगे ने अपने बटुए से कुछ नोट निकाले और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, माफ करना, मुझे घर जाकर बच्चे को देखना है। ये पैसे रख लो, समझ लो मेरी तरफ से खाना। लियू मेई उन नोटों को देखती रही, फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इन कुछ 100 रुपयों की मोहताज हूं? मूगे ने होंठ भींच लिए, माफ करना, बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता। लियू मेई का दिल कसक उठा, लेकिन न जाने क्यों उसने वही पैसे ले लिए। ठीक है, धन्यवाद। मूगे बिना पीछे देखे मुड़ गया। तभी पीछे से आवाज आई, लीगे। लियू मेई ने उसे उसके 8 साल पुराने नाम से पुकारा। मूगे धीरे धीरे मुड़ा। लियू मेई उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उसने पूछा, पहले तुमने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया? मूगे ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर एक एक शब्द स्पष्ट बोलते हुए कहा, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि ब्रेकअप के बाद मैं दोबारा कभी तुम्हारे सामने ना आऊं? लियू मेई पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। मूगे इतना कहकर मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। उसकी पीठ धीरे धीरे दूर होती चली गई। रास्ते में मूगे अपनी उसी हथेली को देखता रहा जिसे लियू मेई ने अभी थोड़ी देर पहले पकड़ा था। उसे ऐसा लगा मानो उसकी हथेली पर अब भी उसकी ठंडी और मुलायम उंगलियों का स्पर्श बाकी हो। वह पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुकी थी, लेकिन उसके स्वभाव की वही ठंडी अकड़ आज भी बिल्कुल नहीं बदली थी। बस एक बात उसकी समझ से बाहर थी, वह वहां इतनी सही समय पर कैसे पहुंच गई? क्या वह सिर्फ संयोग था या वह जानबूझकर आई थी? मूजी ने अपनी मुट्ठी कस ली। चाहे वजह जो भी हो, वह अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। अगले दिन मूगे जैसे ही विभाग में पहुंचा और कंप्यूटर खोला, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। रजिस्ट्रेशन सूची में लियू मेई का नाम साफ लिखा हुआ था। अगले ही पल क्लिनिक का दरवाजा खटखटाया गया। लियू मेई सचमुच अंदर आ गई। उसने अपने चेहरे पर लगी चोट की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इलाज कराने आई हूं। मूगे ने बिना भाव के कहा, तुम्हें सर्जरी विभाग में जाना चाहिए। लेकिन लियू मेई जिद करने लगी, उसने मुझे मारा था, उससे मेरे मसूड़े भी चोटिल हो गए। कल निकाले गए दांत वाली जगह से फिर खून निकल रहा है। मजबूर होकर मूगे रुई की डंडी लेकर उसके पास आया। उसके शरीर से आती हल्की सी परिचित खुशबू एक पल में उसे पुराने दिनों में ले गई। जांच करने के बाद वह कुछ असहाय सा हो गया। बस हल्की सी खरोंच है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लियू मेई ने फिर भी अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, सच, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, इतना कि खाना भी नहीं खा पा रही। मूजे ने ठंडे स्वर में पर्ची लिखते हुए कहा, तो बर्फ की सिकाई कर लेना, अब तुम जा सकती हो। किसे पता था कि लियू मेई जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा उसने सहजता से कहा, दोपहर में साथ खाना खाते हैं, कुछ बातें करनी है। मेरी लियू मेई से कोई बात नहीं है। मूगे ने उसे सिर्फ एक ठंडी नजर दी, लेकिन लियू मेई हार मानने को तैयार नहीं थी। क्या तुम अपने जान बचाने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम्हारा शुक्रिया बस मुझे कुछ 100 युआन देकर पूरा हो गया। ये सुनते ही मूगे सब समझ गया। जब वह चुप रहा तब लियू मेई ने सबसे बड़ा दांव चला, कल रात वाली घटना में तुम भी शामिल थे, क्या उसका नतीजा नहीं जानना चाहते? पूरी सुबह मूगे बेचैन रहा। उसे अपनी जिंदगी का इस तरह फिर से उलझ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने बात समझ ली थी और उस पति पत्नी का क्या हुआ यह जानने की उत्सुकता भी थी। आखिर उसने मन खड़ा किया, चलो इसे आखिरी बार साथ खाना खाने जैसा ही समझ लेते हैं। दोपहर के 12 बजे मूगे हाथ धो रहा था, तभी उसने शीशे में अचानक एक परछाई देखी। पता नहीं कब लियू मेई उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। बिना कुछ बोले बस उसे लगातार देख रही थी। मूगे ने खुद को संभाला, अपना कोट उठाया और कहा, चलो। लेकिन दोनों जैसे ही बाहर निकले, सामने जियान चेनक मिल गया। लियू मेई, तुम यहाँ? जियान चेनक के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मूगे पर पड़ी, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। डॉक्टर मू, आप लियू मेई को कैसे जानते हैं? मूगे कुछ पल के लिए चुप रह गया और अनजाने में मदद की नजर से लियू मेई की तरफ देखा। लियू मेई ने शांत स्वर में कहा, हम हाई स्कूल के सहपाठी हैं। हाई स्कूल के सहपाठी? जियान की शक भरी नजर दोनों के बीच घूमती रही। माहौल जैसे जम गया। लियू मेई ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ गई। मूगे ने बस जियान चेंग की ओर सिर हिलाया और जल्दी से उसके पीछे चल दिया। दोनों को एक साथ जाते देख जियान चेंग का चेहरा बेहद खराब हो गया। लियू मेई ने अस्पताल के पास एक महंगे वेस्टर्न रेस्टोरेंट का चुनाव किया। सिर्फ एक स्टेक की कीमत ही 500-600 युआन थी। म्यू जी ने मेन्यू उसकी ओर बढ़ाया, तुम ऑर्डर कर लो, आज का खाना मेरी तरफ से।
लेकिन ल्यू मेई ने बिल्कुल संकोच नहीं किया। उसने स्टेक, सलाद, फोआग्रा और 10,000 युआन से भी महंगी रेड वाइन मंगवा ली। पूरा बिल सीधे 15,000 युआन से ऊपर पहुंच गया। मूजी का दिल धक से रह गया। यह तो लगभग उसकी 1 महीने की तनख्वाह के बराबर था। फिर भी उसने खुद को रोक लिया। इसे पैसे देकर सब खत्म करने की कीमत समझ लो। उसने अपने लिए सिर्फ सबसे सस्ता पोर्क चॉप राइस और 1 गिलास नींबू पानी मंगवाया। कल रात वाली बात का क्या हुआ? सारी गलती सामने वाले की मानी गई। उस औरत को 10 दिन की हिरासत हुई है और हमें 10,000 युआन मुआवजा भी मिला। यह कहते हुए ल्यू मेई ने मोबाइल निकाला और उसे पैसे ट्रांसफर करने लगी। मू गे ने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया। जरूरत नहीं, असल में चोट तुम्हें लगी थी। लेकिन ल्यू मेई जिद पर अड़ी रही। उसकी आंखों की चमक एक पल के लिए फीकी पड़ गई। आखिर मूगे ने QR कोड दिखा दिया और उसने पैसे भेज दिए। फिर उसने वाइन की बोतल उठाकर उसका गिलास भरना चाहा, लेकिन मूगे ने गिलास पर हाथ रख दिया। मुझे दोपहर में काम पर वापस जाना है, मैं शराब नहीं पी सकता। मेज पर माहौल एकदम ठंडा हो गया। ल्यू मेई उसे देखती रही और अचानक उसका पुराना नाम लेकर बोली, ली गे, तुम बहुत बदल गए हो। मूगे ने सिर भी नहीं उठाया। सच? तुम्हारा सरनेम कैसे बदल गया? बाद में मैं अपनी माँ के साथ रहने लगा, इसलिए सरनेम भी बदल लिया, उसने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, जैसे किसी और की कहानी सुना रहा हो। ल्यू मेई का दिल कांप गया, लेकिन वह आगे कुछ पूछ न सकी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सबसे चुभने वाला सवाल पूछ ही लिया। उसने कांटे को कसकर पकड़ा और पूछा, उस दिन जो लड़की तुम्हारे साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर पर थी, क्या वही तुम्हारी पत्नी है? बेटे को अपना मान सकते हो, लेकिन पत्नी के बारे में यूं अंदाजा मत लगाओ। मूगी ने तुरंत इनकार कर दिया। वो नहीं थी, वो मेरी सहकर्मी है। तो तुम्हारी पत्नी क्या काम करती है? अब मूगे पूरी तरह झुंझला गया। ल्यू मेई, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? मेरी पत्नी क्या करती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? आखिर हम कभी रिश्ते में थे। तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, ये पूछ भी नहीं सकती? मूगे हल्का सा हंसा। जरूरत नहीं, हमारे ब्रेकअप को 7 साल हो चुके हैं। एक दूसरे की जिंदगी में दखल न देना ही सबसे अच्छा अंजाम है। ल्यू मेई ने होंठ भींच लिए। काफी देर बाद बड़ी मुश्किल से बोली, उस समय मैंने गुस्से में वो बातें कही थीं। मूगे एक पल के लिए रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, चाहे गुस्से में कहीं हो या नहीं, सब बीत चुका है। अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बेटा है, हम तीनों का परिवार बहुत खुश है। ये शब्द कांटों की तरह ल्यू मेई के दिल में चुभ गए। उसने अनजाने में सिगरेट का पैकेट छू लिया, फिर तुरंत हाथ वापस खींच लिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसी समय उसने सर्विंग चॉपस्टिक से थोड़ा सलाद उठाकर उसकी प्लेट में रखा। थोड़ी सब्जियां खाओ, विटामिन मिलेंगे। मूगे ने प्लेट में रखे सलाद को देखा, फिर उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में छिपी उदासी पर उसकी नजर पड़ी और उसका दिल एक धड़कन के लिए जैसे रुक गया। लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत नजर फेर ली और ठंडे चेहरे से सलाद को प्लेट के एक किनारे कर दिया। धन्यवाद, लेकिन मैं कभी सलाद नहीं खाता। ल्यू मेई की आंखें फिर फीकी पड़ गईं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। क्या तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का रिश्ता सच में बहुत अच्छा है? हाँ, बिल्कुल अच्छा है। मेरे और मेरी पत्नी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। मूगे ने टिश्यू से मुंह पोंछा और अचानक खड़ा हो गया। माफ करना, मेरा खाना हो गया, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर वह मुड़ा और बाहर की ओर चल दिया। ल्यू मेई जल्दी से उसके पीछे गई और उसका हाथ पकड़ लिया। मूगे का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाया। ल्यू मेई, ये क्या कर रही हो? उसका हाथ यूं ही हवा में ठहरा रह गया और फिर बेबस होकर नीचे गिर गया। माफ करना, तुम जाओ। मूगे बिना पीछे देखे दृढ़ता से मुड़कर चला गया। ल्यू मेई को लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत एक पल में निकल गई हो। हम 3 लोगों का परिवार बहुत खुश है। मेरे और मेरी पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है। ये शब्द एक एक करके तेज चाकू की तरह उसके दिल में उतरते गए। दर्द इतना था कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जैसे ही मूगे प्राइवेट रूम से बाहर निकला, वह सीधे वॉशरूम में भागा। अब वह अपने आंसू रोक नहीं सका। आंसू लगातार बहने लगे। ल्यू मेई, तुम फिर मेरी जिंदगी में वापस क्यों आई? वह ल्यू मेई से नफरत करता था कि उसे पता होने के बावजूद कि वह शादीशुदा है, फिर भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे खुद पर गुस्सा था। 7 साल बीत चुके थे, फिर भी उसका दिल उसके लिए धड़क उठता था। ये बदकिस्मत धोखेबाज औरत। आंसू पोंछने के बाद वह बिल चुकाने के लिए काउंटर पर गया, लेकिन वेटर मुस्कुराकर बोला, सर, कमरा 106 का बिल पहले ही चुका दिया गया है। क्या? किसने? ल्यू मेई ने। उनके मेंबरशिप कार्ड से सीधे भुगतान हो गया। मूगे वहीं स्तब्ध रह गया। उसने तो कहा था कि वह खाना खिलाएगा, फिर ल्यू मेई ने पैसे क्यों दिए? नहीं, वह किसी भी हाल में उसका एहसान नहीं लेना चाहता था। वह तुरंत वापस प्राइवेट रूम में गया। वहां ल्यू मेई अभी भी बैठी थी। कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ल्यू मेई, इस खाने के पैसे तुमने दिए? हाँ। उसे वापस आया देखकर ल्यू मेई की आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलक गई। तय तो हुआ था कि मैं खिलाऊंगा,
फिर तुमने पैसे क्यों दिए? मूगे ने मोबाइल निकालते हुए कहा। अपना क्यूआर कोड खोलो, मैं अभी पैसे भेजता हूं। लेकिन लियू मेई ने नजरें झुका लीं। जरूरत नहीं, इसे मेरी तरफ से समझ लो। लियू मेई, खाना खिलाने के लिए तो तुमने ही मुझे बुलाया था। अब मूगे सचमुच गुस्से में था, लेकिन तभी लियू मेई धुएं के बीच हल्का सा मुस्कुराई। उस मुस्कान में कड़वाहट साफ झलक रही थी। आखिरकार तुमने मेरा नाम लेकर पुकारा, उस ठंडे लियू मेई या मिसेस लियू की तरह नहीं। मूगे एक पल के लिए चुप रह गया। ये औरत यहां ऐसा गहरा प्यार जताने का नाटक क्यों कर रही है? उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं पैसे दूं तो बाद में ये मत कहना कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया। इतना कहकर वह तुरंत मुड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। वह अब दोबारा उसकी नरमी के जाल में नहीं फंसने वाला था। 7 साल पहले उसे लगा था कि राजकुमारी सचमुच एक गरीब लड़के से प्यार कर सकती है, लेकिन 7 साल बाद उसे समझ आया कि वह सिर्फ एक परी कथा थी। उस दिन के बाद लियू मेई ने सचमुच फिर कभी मूगी से संपर्क नहीं किया। मूजी ने खुद को पागलों की तरह काम में झोंक दिया ताकि सब कुछ भूल सके, लेकिन वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि अब वह किसी और से प्यार नहीं कर सकता। यहां तक कि जैसे वह किसी से प्यार करने की क्षमता ही खो चुका था। और मेरी जिंदगी भी फिर से शांत हो गई। साधारण थी लेकिन सुकून भरी। तब तक जब एक दिन जियान चेनक ने अचानक मूगे को अपने ऑफिस में बुलाया। शुरू में उसने काम की 2-4 बातें की, फिर अचानक बात बदलकर अजीब लहजे में पूछा, तुम्हारा और लियू मेई का असली रिश्ता क्या है? मूगे ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, हम हाई स्कूल के सहपाठी हैं। सिर्फ सहपाठी? फिर भी अब तक संपर्क में हो? लगता है रिश्ता काफी अच्छा है। जियान चेनक ने ठंडी हंसी के साथ साफ कहा, लियू मेई अब मेरी गर्लफ्रेंड है। डॉक्टर मू, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की अफवाह फैले, इसलिए कृपया उससे दूरी बनाए रखिए। तो क्या वह सचमुच जियान चेन के साथ है? मैंने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जियान, आप निश्चिंत रहिए। मेरी और लियू मेई की दुनिया अलग है। हमारे बीच कुछ भी होना संभव नहीं है। बिल्कुल। जियान चेनक की आंखों में छिपी हुई जीत साफ दिखाई दे रही थी। लियू परिवार जैसा घराना तुम्हारे जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले आदमी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैंने सिर्फ अपने होंठ भींच लिए, एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, मैं सचमुच उसके लायक नहीं था। शायद उसी बेवकूफी की सजा भगवान ने मुझे इतनी तकलीफ देकर दी थी। लेकिन उसी दिन जब मैं काम से घर लौटा तो देखा कि मेरी माँ मोयू दरवाजे पर गुस्से से मेरा इंतजार कर रही थीं। वह मेरे पीछे पीछे घर के अंदर आईं और आते ही डांटना शुरू कर दिया। न फोन उठाते हो, न संदेश का जवाब देते हो। मूगे, क्या तुम मुझे गुस्से में मार ही डालोगे? मैं खाना बनाते हुए शांत स्वर में बोला। फिर वही शादी की बात, मेरे पास समय नहीं है। जब मैं छोटा था तब तो तुमने मेरी परवाह नहीं की। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थीं। अब अचानक मेरी जिंदगी में दखल देने आ गई हो। मिसेस मू, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बातों का क्रम ही उल्टा कर दिया है? मूयू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह खुद को रोक गईं, क्योंकि वह जानती थीं कि गलती उनकी भी थी। वह मेरे पिता से नफरत करती थीं, और क्योंकि मेरा चेहरा पिता से मिलता था, इसलिए वह मुझसे भी नफरत करने लगी थीं। बचपन से ही मैं उनकी डांट और तानों के बीच बड़ा हुआ। फिर लियू मेई से बिछड़ने का दर्द, इन दोनों चोटों ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैं इतना अवसाद में चला गया कि कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। 6 महीने तक पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बहुत मुश्किल से मैं सामान्य हो पाया। उसके बाद से मेरे और माँ के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा कि उनकी भी कोई गलती थी। उन्हें हमेशा लगता रहा कि मैं सिर्फ उनसे नाराज हूं और शादी न करके बदला ले रहा हूं। उन्होंने फिर कहा, इस बार तुम्हारे अंकल जांग ने रिश्ता बताया है। लड़की उनके बॉस की बेटी है, विदेश से पढ़कर आई है। उसकी अपनी लॉ फर्म है, चरित्र भी अच्छा है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। अंकल जांग मेरे सौतेले पिता जांग शिजो थे। इन सालों में उन्होंने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। माँ ने उनका नाम सामने रखकर मुझ पर दबाव डाला, अगर मेरी इज्जत नहीं रखते तो कम से कम अंकल जांग की इज्जत रख लो। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे चुप देखकर मू युए ने तुरंत एक विजिटिंग कार्ड मेरी ओर बढ़ा दिया। ये उसका फोन नंबर है, समय निकालकर उससे संपर्क करना। कम से कम एक बार मिलकर देखो। आखिरकार अंकल जांग की इज्जत रखते हुए मूगे उस वकील मिस ली से मिलने के लिए तैयार हो गया। कॉफी शॉप में मूगे चुपचाप बैठा था। साधारण टी शर्ट, डीली जीन्स, छोटे सलीकेदार बाल और साफ सुथरा चेहरा उसे शांत और सभ्य दिखा रहा था। सामने बैठी महिला की आंखों में संतोष की हल्की झलक आई। उसने मेन्यू उसकी ओर बढ़ाया। मिस्टर मू, जो पीना चाहें बेहिचक ऑर्डर कीजिए। मूगे ने शिष्टता से सिर हिलाया और बस एक कप कॉफी मंगवा ली। महिला आत्मविश्वास से अपना परिचय देने लगी। मेरा नाम ली जाए है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कानून की पढ़ाई की है। फिलहाल मैं एक लॉ फर्म की पार्टनर हूँ। मेरी सालाना आय 8 अंकों में है। मेरे नाम पर अपना घर है, उस पर कोई लोन नहीं है और भविष्य में मेरी स्थिति सिर्फ और बेहतर होने वाली है। लीजे उधर पूरे आत्मविश्वास से लगातार अपनी बातें किए जा रही थीं, लेकिन मू जी का ध्यान कहीं और भटक रहा था। जब उसने देखा कि मू जे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा तो उसने भौं उठाई।
मिस्टर मू, मैंने अपना परिचय पूरा दे दिया, अब आपकी बारी नहीं है क्या? मूगे शांत भाव से अपनी कॉफी हिलाते हुए बोला। मेरे बारे में बताने जैसा कुछ नहीं है, मैं बस एक साधारण दंत चिकित्सक हूं। अंकल जांग ने शायद आपको सब बता ही दिया होगा। लीजे हल्के से मुस्कुराई। मिस्टर मू, आप कुछ ज्यादा ही विनम्र हैं। यूएजू मेडिकल यूनिवर्सिटी कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि 985 की प्रमुख यूनिवर्सिटी है, और हाइचिंग हॉस्पिटल भी देश के शीर्ष ग्रेड 3A अस्पतालों में से एक है। यह सब बिल्कुल साधारण नहीं है। मूगे सिर्फ मुस्कुरा दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ली जी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे आप पसंद हैं। शादी के बाद मैं घर के कागजों में आपका नाम भी जोड़ दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको अपनी नौकरी छोड़नी होगी। घर का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी। आपको कैसा लगता है? मूग जी ने विनम्र मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, माफ कीजिए मिस ली, आपकी यह शर्त मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा। ली जी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मेरा सुझाव है कि आप इस बारे में अच्छी तरह सोच लें। मेरे जैसी औरतें बहुत कम मिलती हैं। मूग जी का स्वर अब भी शांत था। मिस ली, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह सुनते ही लीजिए का चेहरा उतर गया। वह व्यंग्य से बोली, मिस्टर मू, जरूरत से ज्यादा ऊंचे सपने मत देखिए। आप जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है, आखिर में सब अकेले ही रह जाते हैं। मूगे ने नजरें झुका लीं और उससे बहस करना उचित नहीं समझा, लेकिन वह महिला फिर भी लगातार अपनी तारीफ करती रही और बताती रही कि वह कितनी बेहतरीन है। मूग जी का सिर दुखने लगा। आखिर उसने बीच में ही उसे रोक दिया। मिस ली, क्या आप शादी के बाद बच्चे नहीं चाहेंगी? मूगे ने शांत नजरों से उसकी ओर देखा। अगर आपको सचमुच इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं इस रिश्ते पर विचार कर सकता हूं। अपने पिछले अनुभवों से मूगे जानता था कि जैसे ही वह यह बात कहेगा, रिश्ता लगभग निश्चित रूप से टूट जाएगा, और वही हुआ। सामने बैठी महिला तुरंत उठ खड़ी हुई। जाते जाते वह बिचौलिए को धीमी आवाज में कोसती रही कि उसका कीमती समय बर्बाद कर दिया गया। मूगे ने कॉफी का एक घूंट लिया। उसकी कड़वाहट पल भर में पूरे मुंह में फैल गई, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन शीशे के दरवाजे के पार अचानक उसकी नजर लियू मेई पर पड़ी। महंगा प्रोफेशनल सूट, नाजुक हाई हील्स और कलाई पर चमकती पटेक फिलिप घड़ी। वह आज भी पहले की तरह बेहद आकर्षक लग रही थी। उसके साथ जियान चेनक भी था। वह भी सिर से पांव तक महंगे ब्रांड्स में सजा हुआ था। उसके पैरों में लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स थे। खूबसूरत लड़का और खूबसूरत लड़की सचमुच एक दूसरे के लिए बने हुए लग रहे थे। मूगे की नजरें अनजाने में उनका पीछा करती रहीं, जब तक दोनों कैफे के अंदर नहीं आ गए। तभी उसने अचानक सिर झुका लिया। कैफे बहुत बड़ा नहीं था। अंदर आते ही लियू मेई की नजर सीधे कोने में बैठे मूगे पर पड़ी। वह अकेला चुपचाप बैठा था। न जाने क्यों उसे देखकर उसके दिल में एक अजीब सी तन्हाई महसूस हुई। क्या वह किसी का इंतजार कर रहा था या डेट पर आया था? उधर जियान चैनक लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था। लियू मेई, तुम्हारे लिए एक मौका ऑर्डर करूं? यहाँ की मौका बहुत अच्छी होती है। लेकिन लियू मेई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें लगातार मूगी पर टिकी रहीं। जियन चंग ने खुद ही ऑर्डर दिया, एक मौका और एक कैरामेल मैकियाटो। ऑर्डर देने के बाद उसने फिर बातचीत शुरू की। लियू मेई, कॉफी पीने के बाद फिल्म देखने चलें? हाल ही में एक नई फिल्म आई है, बहुत अच्छी बताई जा रही है। तभी जियान चेनक को एहसास हुआ कि लियू मेई की नजरें लगातार कहीं और लगी हुई हैं। उसने उसी दिशा में देखा और पाया कि वह व्यक्ति मूगे था। असल में जैसे ही लियू मेई और जियान चेन कैफे में दाखिल हुए थे, मूगे जाने की तैयारी कर चुका था। अब उसने कॉफी का आखिरी घूंट खत्म किया, आराम से अपना कोट उठाया और बाहर निकलने लगा। डॉक्टर मू, अचानक जियान चेनक ने उसे आवाज दी। मूगे रुक गया। वह मुड़ा और हल्के से सिर हिलाया। मिस्टर जियान, मिस लियू, क्या संयोग है? जियान चेनक मुस्कुराया। मैं और लियू मेई घूमते घूमते थक गए थे, इसलिए कॉफी पीने आ गए। सोचा भी नहीं था कि आप भी यहां मिल जाएंगे। क्या आप अकेले हैं? मूगे ने शांत स्वर में जवाब दिया। नहीं, मेरा दोस्त किसी काम से पहले ही चला गया। मुझे भी कुछ काम है, अब मैं चलता हूं। उसने बस जियान चेंग की ओर सिर हिलाया और बिना रुके बाहर निकल गया। जियान चेनक ने देखा कि लियू मेई की नजरें लगातार मूगे की जाती हुई पीठ पर टिकी हुई थीं। उसके भीतर जलन की आग तुरंत भड़क उठी। लियू मेई, तुम्हारा और डॉक्टर मू का रिश्ता सच में सिर्फ सहपाठियों वाला ही है? उसने टटोलते हुए पूछा। लेकिन लियू मेई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, माफ कीजिए मिस्टर जियान, मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलती हूं। इतना कहकर वह तेज कदमों से बाहर निकल गई। अरे लियू मेई! जियान चेनक भी तुरंत उसके पीछे भागा। तब तक मूगे टैक्सी में बैठकर निकल चुका था और अगले ही पल लियू मेई भी अपनी कार में बैठी और इंजन स्टार्ट कर दिया। लियू मेई,
तुम कहाँ जा रही हो? जियानचंग कार की खिड़की के बाहर घबराकर शीशा पीट रहा था, लेकिन लियू मई ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने एक्सेलरेटर पर जोर से पैर रखा और सीधे उस टैक्सी के पीछे निकल पड़ी जिसमें मूगे बैठा था। जियान चेन गुस्से से वहीं खड़ा रह गया और पूरी ताकत से रेलिंग पर मुक्का दे मारा। उसने कई बार लियू मई को बाहर चलने के लिए कहा था। बहुत मुश्किल से इस बार वह तैयार हुई थी। रास्ते भर उसने उससे ज्यादा बात भी नहीं की। फिर भी जियान चेनक बहुत खुश था, लेकिन किसे पता था कि बीच में मूगे आ जाएगा। उसने अपनी आंखों से देखा कि मूजी को देखते ही लियू मई का पूरा ध्यान उसी पर चला गया। आखिर में तो उसने उसे वहीं छोड़ दिया और मूजी के पीछे चली गई। अगर इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। जितना वह सोचता गया उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और मूजी को फोन मिला दिया। टैक्सी में बैठे मूजी को जियानचेंग का फोन आया तो वह भी थोड़ा हैरान हुआ। हेलो मिस्टर जियान, कोई बात है? फोन के दूसरी तरफ से जियानचेंग गुस्से में चिल्लाया। मूगे, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? जानबूझकर हमारे बीच आकर मेरी और लियू मई की डेट खराब की? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, लियू मई से दूर रहो, वो मेरी है। मूगे ने भौहें सिकोड़ ली। मिस्टर जियान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। लियू मई तो अभी आपके साथ ही है ना? मूगे, अब भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? उसे अपने साथ ले गए और अब बहुत खुश हो रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, वह तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही है। लियू परिवार कभी भी तुम्हारे जैसे परिवार वाले आदमी को अपना दामाद नहीं बनाएगा। सिर्फ खेल रही है। ये शब्द किसी नुकीले कांटे की तरह मूगे के दिल में धंस गए। उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसकी आंखें खाली सी सामने देखने लगीं। उधर अभी कुछ देर पहले ही लियू मई ने खुद को मजबूर करके मुगे को छोड़ देने का फैसला किया था, लेकिन अगले ही पल उसके कदम अपने आप मुगे के पीछे चल पड़े। उसने अपने अंदर उठ रहे तूफान को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज की यह अचानक हुई मुलाकात उसकी सारी हिम्मत तोड़ चुकी थी। कुछ देर बाद टैक्सी एक अंधेरी गली के बाहर जाकर रुकी। मुगे खोए खोए कदमों से अंदर चला गया और अगले ही पल मुसीबत आ गई। कुछ बदमाश लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। वे सीटी बजाते हुए बोले, अरे हीरो, कहाँ जा रहे हो? अगर सुविधा हो तो भाइयों को थोड़ा पैसा दे दो। मूगे का दिल धड़क उठा। उसने दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वे लोग दीवार की तरह उसके सामने खड़े हो गए। जैसे ही उसने पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला, एक पीले बालों वाला गुंडा जिसके मुंह में सिगरेट थी आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसी खतरनाक पल एक काली परछाई बिजली की तरह सामने आई। एक डंडे का जोरदार वार हुआ और वह गुंडा सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मूजी ने घबराकर सिर उठाया। उसकी आंखों के सामने लियू मई खड़ी थी। वह यहां कैसे आ गई? क्या वह जियानचेंग के साथ नहीं थी? मूगे अभी संभल भी नहीं पाया था कि बाकी गुंडे एक साथ टूट पड़े। लियू मई ने डंडा कसकर पकड़ा और बिना झिझक उनके सामने खड़ी हो गई। इन वर्षों में उसने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन सामने लोग बहुत ज्यादा थे। जैसे ही उसने कुछ देर के लिए उन्हें पीछे धकेला, उसने तुरंत मुगे का हाथ पकड़ लिया। भागो! दोनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े। आखिरकार वे एक अंधेरे कोने में जाकर छिप गए। जब उन्हें यकीन हो गया कि पीछे कोई नहीं आ रहा, तभी मुगे ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि लियू मई अब भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लियू मई की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। लियू मई! मूगे ने नाराज होकर उसका नाम पुकारा। तब जाकर लियू मई ने धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ दिया। धन्यवाद। मूगे ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और चुपचाप मुट्ठी बांध ली। लेकिन लियू मई की आवाज ठंडी थी। मूगे, क्या तुम ऐसी जगह रहते हो? मूगे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लियू मई फिर बोली, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। मूगे ने बिना सोचे इनकार कर दिया। जरूरत नहीं, मैं दूसरी गली से चला जाऊंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और उसकी मदद ठुकराकर आगे बढ़ गया। लेकिन लियू मई वहां से गई नहीं। वह बस कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलती रही। उसने अपनी आंखों से देखा कि मूगे सुरक्षित अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और रात के अंधेरे में ओझल हो गया। तब उसने एक सिगरेट जलाई। उसकी आंखों में गहरी उदासी छा गई। उसे पिछली बार मनोरंजन पार्क की घटना याद आ गई, जब मूगे मुसीबत में फंसकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था। तब भी उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी थी। अगर उसका अपनी पत्नी से रिश्ता अच्छा ही ना हो, अगर वह बिल्कुल भी खुश ना हो, ये सोचते ही लियू मई की आंखें और भी गहरी उदासी से भर गईं। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर कमरे की खिड़की के पर्दे की दरार से मूगे चुपचाप उसे देख रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि लियू मई भी वही औरत है जिसके बारे में जियानचेंग ने कहा था कि वह सिर्फ लोगों से खेलती है, वरना 7 साल तक वह बिना किसी खबर के कैसे गायब रह सकती थी। अगले ही पल मूगे ने जोर से पर्दा बंद कर दिया और बाहर की हर चीज से खुद को अलग कर लिया। उस दिन के बाद मूगे जानबूझकर लियू मई से बचने लगा। यहां तक कि जब जियानचेंग फिर से आकर ताने देने लगा तो उसे यह सब सिर्फ हास्यास्पद लगा।
आखिर लियू मेई ही तो उसका पीछा कर रही थी। फिर जियान चेनक उसे चेतावनी देकर क्या हासिल करना चाहता था? समय यूं ही बीतता गया। एक दिन मूगे अभी बिस्तर में ही था, तभी अचानक एक घबराया हुआ फोन आया। फोन यिंग जे का था। वह रोते हुए मदद मांग रही थी। उसका बेटा डॉ डॉ तेज बुखार से तप रहा था। उसके शरीर पर लाल चकत्ते भी निकल आए थे। बहुत संभव था कि उसे हाथ पैर और मुंह की बीमारी, हैंड फुट माउथ डिजीज, हो गई हो। मुगे ने बिना एक पल सोचे तुरंत मदद के लिए हामी भर दी। वह तेज बारिश में डाउ दाऊ को लेने पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बिना देर किए बच्चे को अपनी बाहों में उठाया, कार का दरवाजा खोला और खुद दौड़कर अस्पताल की ओर जाने का फैसला किया। उसी समय भीषण ट्रैफिक के बीच एक रोल्स रॉयस सबसे अलग नजर आ रही थी। कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। अंदर लियू मेई का शांत और नाजुक चेहरा दिखाई दिया। वह बस चुपचाप बारिश में भीगते हुए मुगे को देखती रही। अगले ही पल कार का दरवाजा खुला। लियू मेई बिना कुछ सोचे उसकी ओर बढ़ी और एक छाता मुगे के सिर पर तान दिया। मुगे ने हैरानी से सिर उठाया। ये तुम? लियू मेई ने बच्चे की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? मुगे ने धीमे स्वर में कहा। तेज बुखार है, उतर ही नहीं रहा। ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक भी लग गया। लियू मेई ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देती हूं। मुगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन लियू मेई ने उसकी ओर देखे बिना ठंडे स्वर में कहा, चलो। उसकी पीठ देखते हुए मुगे कुछ पल के लिए खो गया। तभी लियू मेई अचानक मुड़ी। जल्दी आओ, तुम पूरी तरह भीग चुके हो। मुगे होश में आया और जल्दी से उसके छाते के नीचे आ गया, लेकिन लियू मेई ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। तुम इतने लंबे हो, मैं छाता कैसे पकड़ूं? अस्पताल पहुंचते ही मुगे बोला, धन्यवाद, अब आगे मैं संभाल लूंगा। आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। लियू मेई ने ठंडे स्वर में पूछा, बच्चे को इतना तेज बुखार है, तुम अकेले कैसे संभालोगे? बात पूरी होने से पहले ही वह बच्चे को गोद में लेकर नर्स स्टेशन की ओर बढ़ गई। नमस्ते, कृपया इमरजेंसी में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन से लेकर खून की जांच और ड्रिप लगने तक लियू मेई हर समय उनके साथ रही। आखिरकार डू-दाऊ दवा लगने के बाद गहरी नींद में सो गया। इसी बीच मुगे फीस जमा कराने चला गया। कुछ देर बाद दाऊ दाऊ की आंख खुली। उसने बिस्तर के पास बैठी लियू मेई को देखा और जरा भी नहीं डरा। वह मुस्कुराकर बोला, आप वही अच्छी आंटी हैं जिन्होंने पिछली बार बुरे लोगों को भगाया था। लियू मेई के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम्हारा नाम डॉडो है? डॉडो ने जोर से सिर हिलाया। मेरा पूरा नाम ली शुहेंग है। ये नाम मेरे पापा ने रखा है, ली शुहेंग। लियू मेई ने धीरे से उसका नाम दोहराया। उसका दिल अचानक कसकर भर आया। अगर ये सचमुच उसका और मूजी का बेटा होता तो कितना अच्छा होता। उसी समय मुगे फीस जमा करके वापस आया। उसकी आवाज पहले की तरह ठंडी थी। दो, अब ठीक है, अगर आपको कोई काम हो तो आप जा सकती हैं। लेकिन लियू मेई ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने सीधे पूछा, बच्चा इतनी बुरी हालत में है, उसकी मां कहाँ है? मुगे ने नजरें झुका लीं। वह काम पर है, उसके पास आने का समय नहीं है। समय नहीं है? लियू मेई ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, आज अगर मैं न मिलती तो मैं देखती कि तुम अकेले क्या करते। मुगे ने मुट्ठियां भींच लीं। फिर भी उसने उस औरत का पक्ष लिया। उसका काम भी बहुत व्यस्त है, थोड़ी ज्यादा मेहनत मुझे करनी पड़े तो कोई बात नहीं। ये शब्द सुनते ही लियू मेई का गुस्सा फूट पड़ा। उसमें गुस्सा भी था और जलन भी। वह ठंडी हंसी के साथ बोली, जिस औरत की शादी तुमसे हुई है उसकी तो सच में किस्मत खुल गई। मुगे ने फिर ठंडे स्वर में कहा, आज की मदद के लिए धन्यवाद, अब आप जा सकती हैं। लियू मेई हल्के से मुस्कुराई। वाह, काम निकल गया, अब मुझे जाने को कह रहे हो? इतना कहकर वह आराम से कुर्सी पर बैठ गई, पैर पर पैर चढ़ाया और मोबाइल निकाल लिया। मेरे पास आज कोई काम नहीं है, आज मैं बिल्कुल खाली हूं। मुगे घबरा गया। उसे डर था कि कहीं लियू मेई यहीं उसके सुखी परिवार वाले झूठ का पर्दाफाश न कर दे। वह तुरंत बोला, वह अभी जल्दी नहीं आ पाएगी, और वैसे भी उसका और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। तुम दोनों का एक दूसरे से मिलना जरूरी नहीं। लेकिन मुगे जितना छिपाने की कोशिश करता, लियू मेई उतनी ही सच्चाई जानना चाहती थी। उसने आराम से मोबाइल रख दिया और पूछा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है। तुम्हारी पत्नी किस क्षेत्र में काम करती है? मुगे गुस्से से उसे देखने लगा। वह भी मेरे ही क्षेत्र में है, लेकिन तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। लियू मेई मुस्कुरा दी। तुम्हारा क्षेत्र तो अच्छा है, डॉक्टरों से ज्यादा जान पहचान होना बुरा नहीं होता। बस एक यही बात मुगे को पूरी तरह चुप करा गई। उसने तुरंत यिंग जे को फोन करके मदद मांगनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया। बाद में पता चला कि यिंग जी अचानक एक इमरजेंसी ऑपरेशन में व्यस्त हो गई थीं। काफी देर तक उनके निकलने की कोई संभावना नहीं थी। यह सुनकर मुजे ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ यिंग जे व्यस्त थीं, वरना उसका झूठ उसी समय खुल जाता। वह चुपचाप वापस ड्रिप वाले कमरे में आकर बैठ गया। दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। मुगे सिर्फ कनखियों से चोरी छिपे लियू मेई को देखता रहा। उसी असहज माहौल में अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी। लियू मेई, तुम अस्पताल कैसे आ गई? मुगे ने सिर उठाकर देखा। वह जो छेन थी।
लियू मेई की वही दोस्त जिसने कभी उसका खुलकर मजाक उड़ाया था। मूगे ने तुरंत सिर और नीचे कर लिया, जैसे वह उसे पहचानता ही ना हो। लेकिन लियू मेई कुछ कहती उससे पहले ही जो क्यन की नजर मूगे पर पड़ गई। वह हैरानी से बोल उठी, मूगे! उसने पहले लियू मेई को देखा, फिर मूगे को, और आखिर में बिस्तर पर लेटे डोडो को। ये आखिर चल क्या रहा है? मूगे ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बच्चा बीमार है, इलाज कराने आए हैं। लियू मेई ने सीधे कहा, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं हो? यहां खड़ी क्या कर रही हो? जो चेन ने झेंपते हुए अपनी नाक छुई और चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन अगले ही पल लियू मेई के मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। मैसेज जो क्वियन का था। लियू मेई, तुम मूगे के साथ कैसे हो और उसके बच्चे को अस्पताल भी लेकर आई हो? लियू मेई का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने सिर्फ एक जवाब भेजा, तुम्हें इससे क्या? लेकिन जो क्वियन का अगला संदेश आते ही माहौल जैसे जम गया। मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, मूगे की शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है, फिर भी तुम उसके साथ अस्पताल में हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? जो क्वान का हर शब्द किसी नुकीले चाकू की तरह लियू मेई के दिल में उतरता गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी उसे भूल नहीं पाई हो और किसी और की शादीशुदा जिंदगी में तीसरे व्यक्ति बनना चाहती हो? इतने सारे जवान और हैंडसम लड़के तुम्हारे पीछे घूमते हैं और तुमने जाकर एक शादीशुदा आदमी को ही चुना? लियू मेई, क्या तुम पागल हो गई हो? लियू मेई मोबाइल की स्क्रीन को घूरती रही। उसे लगा शायद वह सचमुच पागल हो चुकी है। उसी समय मूगे आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम जाओगी या नहीं? तुम्हारे इस तरह यहां रहने से लोग गलत समझेंगे। लियू मेई ने भौं उठाई। क्या गलत समझेंगे? वह जानबूझकर अनजान बन रही थी। मू जी ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी पत्नी थोड़ी देर में आ जाएगी, तब उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी? लियू मेई ने आराम से बैठने का अंदाज बदला और हल्की हंसी के साथ बोली, वह अभी तक क्यों नहीं आई? क्या सच में उसे आने का समय नहीं मिला, या उसे तुम्हारे और बच्चे की बिल्कुल परवाह ही नहीं है? उसकी बात सीधे मूगे के दिल पर लगी। वह झुंझलाकर बोला, हमारे रिश्ते में फूट डालने की कोशिश मत करो। लियू मेई ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बस खुद को धोखा दे रहे हो। उसी समय बिस्तर पर लेटा डोडो धीरे धीरे जाग गया। आंख खुलते ही उसने मूगे को देखा और मासूम आवाज में पुकारा, अंकल। सिर्फ ये एक शब्द सुनते ही मूगे के शरीर का खून जैसे जम गया। वह तुरंत उसके पास भागा और जल्दी से उसकी बात काट दी। डोडो, तुम्हें बाथरूम जाना है क्या? दाऊ दाऊ ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ। मूगे ने राहत की सांस ली। वह तुरंत उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। उसे डर था कि कहीं डाउ डाउ फिर कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे सब खुल जाए। वॉशरूम में मूगे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से बोला, दो अभी उस आंटी के सामने मुझे बिल्कुल भी अंकल मत कहना। क्यों? क्योंकि हम एक गुप्त खेल खेल रहे हैं। अगर तुम मुझे अंकल कहोगे तो हम खेल हार जाएंगे, समझे? दोदू पूरी तरह तो नहीं समझा, लेकिन उसने जोर से सिर हिला दिया। भैया, आप चिंता मत करो, मैं आपको अंकल नहीं कहूंगा। जब दोनों वापस ड्रिप वाले कमरे में पहुंचे, तब तक बोतल की दवा भी खत्म हो चुकी थी। मू जी ने फुर्ती से सुई निकाली और डोदू को गोद में उठाकर जाने लगा, लेकिन लियू मेई सीधे उनके सामने आ गई। उसने डोदू की ओर हाथ बढ़ाया। दो आंटी तुम्हें गोद में ले लें? डोदू ने तुरंत खुशी से दोनों हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए। हाँ। मूगे बेबस होकर बच्चा उसे दे बैठा। लियू मेई ने उसे गोद में लेकर प्यार से बहलाना शुरू कर दिया। दाऊ दाऊ की चमकती आंखों को देखकर मूगे कुछ भी कहकर मना नहीं कर सका, लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे, मूगे का पूरा शरीर असहज हो गया। ड्राइवर आगे था, पीछे की सीट पर तीनों बैठे थे। बीच में डोडो, एक तरफ मूगे, दूसरी तरफ लियू मेई। ये दृश्य बिल्कुल 3 लोगों के परिवार जैसा लग रहा था। उसी समय लियू मेई ने डोदू का छोटा सा हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, डोदू, क्या तुम्हें आंटी पसंद है? हाँ। डोदू बिना सोचे समझे उसके गले से लिपट गया। लियू मेई ने प्यार से उसके बाल सहलाए। फिर उसने एक और बात कही, तो फिर आगे से आंटी तुम्हें अक्सर घुमाने ले जाया करें। मेरे घर में भी तुम्हारी उम्र की एक दीदी है, तुम दोनों साथ खेल सकते हो। यह सुनते ही मूगे जैसे पत्थर का हो गया। एक छोटी लड़की? क्या लियू मेई की शादी हो चुकी है? 7 साल बीत चुके थे। उसका शादी करना और बच्चे होना बिल्कुल स्वाभाविक बात थी, लेकिन यह सोचकर भी उसके दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा था? दाऊदू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और वही सवाल पूछ लिया जो मूगे के मन में था, क्या वो आपकी बेटी है? लियू मेई मुस्कुराई, नहीं, वह मेरी भतीजी है, मेरे बड़े भाई की बेटी। ये सुनते ही मूगे ने अनजाने में राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी इस प्रतिक्रिया पर शर्म महसूस हुई। वह शादी करे या ना करे, इससे उसका क्या लेना देना? उधर लियू मेई अब भी डोडो से बातें कर रही थी। हमारे घर में अपना खेल का मैदान है और स्विमिंग पूल भी। अगली बार मैं तुम्हें वहां खेलने ले चलूंगी। अपने पापा को भी साथ लाना, ठीक है? मूगे ये सब सुनकर भीतर ही भीतर घबरा उठा। आखिर लियू मेई चाहती क्या है? पहले तो वही बच्चों के शोर से सबसे ज्यादा परेशान हो जाती थी,
फिर अचानक उसमें इतनी ममता और धैर्य कैसे आ गया। आखिरकार कार अपार्टमेंट के नीचे आकर रुकी। मुगे ने डॉ डॉ को गोद में लिया और विदा लेने लगा। आज की मदद के लिए धन्यवाद, अब हम चलते हैं, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ देती हूँ। लियू मई बिना सोचे उनके पीछे चल पड़ी। जरूरत नहीं। मुगे ने अनजाने में एक कदम पीछे हटकर दूरी बना ली, लेकिन लियू मई ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वह डाउ दू की ओर देखकर बोली, आंटी तुम्हें गोद में लेकर ऊपर चलें? अब मुगे का धैर्य जवाब दे गया। उसने गुस्से से उसकी ओर देखा। लियू मई, आखिर तुम चाहती क्या हो? लियू मई का चेहरा भी गंभीर हो गया। मैं पूरी दोपहर तुम्हारे साथ रही और तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ ऐसा है? मुगे ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने तो पहले ही तुम्हें जाने के लिए कहा था। रुकने का फैसला तुमने खुद किया। लियू मई हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है डॉक्टर मू, तो कम से कम अपनी तरफ से थोड़ा एहसान तो चुकाओ। किसी दिन मुझे खाना खिलाना, दो दो को भी साथ लाना। मुगे ने गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा दबाया। मिस लियू, जरा रुकिए, मैं पहले डाउ दो को ऊपर छोड़कर आता हूं, फिर मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आज वह हर बात साफ साफ कह देना चाहता था, लेकिन जब वह डाउ दो को घर छोड़कर नीचे लौटा तो देखा लियू मई कार से टिककर सिगरेट पी रही थी। उसे आते देखकर उसने सिगरेट बुझा दी और सीधे उसके सामने आ गई। पहला ही सवाल सीधा उसके दिल पर लगा। दाऊ दाऊ घर पर अकेला है क्या? तुम्हारी पत्नी वापस आ गई? मुगे का दिल जोर से धड़क उठा। तुम डोदो की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारा असली इरादा क्या है? लियू मई हल्के से मुस्कुराई। मेरा क्या इरादा होगा? मुझे तो बस डूडू अच्छा लगता है। लियू मई, ये बनावटी बातें मुझसे मत करो। लियू मई के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह गहरी नजरों से उसे देखने लगी। मुगे, क्या तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का रिश्ता सचमुच उतना ही अच्छा है जितना तुम सबको दिखाते हो?